आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 31 राधिका की धमकी गिरवार को आरू को पड़ा थप्पड़। अब आगे रचना की बेहोश हो जाने पर आरू जो चुपचाप अभी सब कुछ देख रही थी वह दौड़कर जाती है और जाकर अपनी मां को उठाने लगती है। पर रचना बेहोश हो चुकी थी। तभी आदित्य जो ये सब देख रहा था वह अपने होश में आता है और वह रचना को उठाकर वही अंदर एक कमरे में ले जाता है। वही प्रीतम जो वहां पर खड़ा सब कुछ देख रहा था वह तुरंत वैभव को कॉल लगाने लगता है पर वैभव अधिराज के पीछे दूसरी गाड़ी से जा चुका था। वही अनिरुद्ध के बगल में खड़ी लड़की जो कोई और नहीं रिया थी जो कब से खुद को संभाली थी आखिर में वह जमीन पर धम्म से बैठ जाती है। उसके ऐसा करते ही सभी की नजर उसकी तरफ जाती है। वह एक टक अपने घूंघट से सामने देख रही थी। तभी पूजा वहां पर जाती है और रिया को पकड़ लेती है। तभी श्वेता आकर राधिका से पूछती है कि राधिका ये सब क्या है। तो राधिका थोड़ी तेज आवाज में बोलती है मिसेज आहूजा मुहूर्त के हिसाब से विदाई थोड़ी देर में हो जानी चाहिए। श्वेता कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि राधिका का मिजाज कैसा है। वही अनिरुद्ध तो हैरान के साथ साथ परेशान भी था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अधिराज की शादी उस बच्ची से होगी जो कितनी मासूम और चंचल है। तभी अनिरुद्ध का असिस्टेंट जिसका नाम रितेश था वह दौड़कर आता है तो अनिरुद्ध उसे घुरते हुए तुम्हें क्या हुआ ऐसे क्यों भाग रहे हो, जैसे पीछे कितने सारे कुत्ते पड़े हो। रितेश उसके ऐसे मजाक पर घुरता है तो वापस से अनिरुद्ध उसे घुरता है तो रितेश हड़बड़ाते हुए बॉस बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। तभी अनिरुद्ध जो भी बात हो बाद में बताना, ना जगह देखते हो ना समय बस मुंह उठाकर चले आते हो। रितेश जैसे ये सुनता है अंदर तक गुस्से से भर जाता है और मन में बोलता है मेरा ही नसीब फूटा है जो इस जैसे आदमी को झेल रहा हूं, नहीं तो मजाल है तुम्हें कोई झेल सके। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख अनिरुद्ध अपने आईब्रो उठाता है तो रितेश अपनी दांत दिखाते हुए वहां से चला जाता है और मन में बोलता है मुझे क्या जब बाद में पता चलेगा तब देखता हूं कैसा चेहरा होता है। थोड़ी देर बाद रिया की विदाई कर दी जाती है। रिया एक जिंदा लाश की तरह उसे जैसे जैसे सब कुछ करने के लिए कहा जा रहा था वो करती जा रही थी। विदाई हो जाने के बाद सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। वही रूम में आरू अपने को उठाने की कोशिश कर रही थी पर रचना बेहोश हो चुकी थी। तभी पानी छिड़कने पर रचना को होश आता है। वह जैसे ही आंख खोलती है उसे तो पहले कुछ समझ नहीं आता पर जैसे ही उसकी नजर आरू पर पड़ती है तो वह उठकर बैठ जाती है और आरू के गाल पर एक जोर से झन्नाटीदार चाटा मारती है। आरू को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां उस पर हाथ उठा सकती है। वह अपनी गाल पर हाथ रख लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। वहां पर पूरी ग्रेवाल फैमिली थी। तभी रचना चिल्लाते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह शादी करने की, किसने कहा तुमसे यह शादी करने के लिए। ये सुनते ही आरू रोने लगती है। तभी रचना बोलती है जिस परिवार से मैंने तुझे दूर रखना चाहती थी तू उसी परिवार की बहू बनकर बैठ गई। क्या तुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, क्या तुझे अपनी इस मां की बात का कोई मान नहीं रखना है। ये सब सुनते ही आरू रोने लगती है। तभी आदित्य बोलता है आरू ये सब क्या है और तुमने यह शादी क्यों किया। आरू रोते हुए बोलती है मुझे वो हिटलर ने कहा शादी करने के लिए। ये सुनते ही रचना गुस्से में तमतमा कर खड़ी होती है। खुद को संभालते हुए बोलती है कोई तुमसे कहेगा और तुम जाकर शादी कर लोगी। आरू फिर से रोने लगती है। तभी आरू बोलती है ये बस दुनिया वालों के लिए शादी है, इसे कुछ दिन मुझे बस ऐसे ही नाटक करना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा मां। ये सुनते ही रचना की तो गुस्से और बढ़ जाती है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर राधिका, धीरेन्द्र, विक्रम और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। रचना राधिका की तरफ देखते हुए माना कि आप पैसे वाली हैं, पैसे से बहुत कुछ या यूं कहूं पूरी दुनिया खरीद सकती है, पर आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को खरीदने की। आपने किससे पूछकर यह निर्णय लिया। राधिका जो शांत होकर उनकी बातें सुन रही थी वह बोलती है किस पूछकर, नहीं आपकी बेटी की हरकतों की वजह से मुझे ही करना पड़ा। आए ये सुनते ही रचना ना समझी में उन्हें देखने लगती है और बोलती है हरकत कैसी हरकत, माना कि यह गलतियां करती है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने उस राक्षस बेटे के लिए मेरी बेटी को ही खरीद लें। अपने बेटे के बारे में ऐसी शब्द सुन राधिका तमतमाते हुए बोलती है आवाज नीचे करके बात करिए रचना, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएं। रचना अमित की तरफ देखते हुए देखिए ना इन बड़े लोगों का तैश और जबान, एक तो जबरदस्ती भी करते हैं ऊपर से धौंस भी जमाते हैं, कुछ नहीं समझते ये हम लोगों को और आप बोलते थे कि यह फैमिली है। फैमिली माय फुट। राधिका को अपने परिवार की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं होती है। तभी वह बोलती है अगर इतनी ही आपकी फैमिली अच्छी है तो आपने कुछ संस्कार अपनी बेटी के अंदर क्यों नहीं डाला। ये सुनते ही सभी उन्हें देखने लगते हैं। तभी दादी बोलती है राधिका ये क्या कह रही है आप। तभी राधिका जाकर चेयर पर बैठ जाती है और सभी वहां पर बैठ जाते हैं। तभी राधिका बोलती है पूछिए अपनी बेटी से क्या सोचकर इसने मेरे घर की इज्जत को सरेआम करना चाहा। ये सुनते ही आरू बरखा के पीछे छुप जाती है। सभी आरू को देख इतना तो समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। तभी रचना बोलती है जो कहना है साफ साफ कहें। तभी राधिका रचना को देखते हुए आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक घर जो खुशियों से भरा हो, जहां पर शादी का माहौल छाया हो, दूल्हा बारात लेकर द्वार पर खड़ा हो, सारी इज्जत सारी दुनिया वाले वहां पर मौजूद हो, फिर अचानक पता चले कि लड़की वहां से गायब है तो बस बताइए कि उस घर की इज्जत मान मर्यादा क्या रहेगी। ये सुनते ही कोई राधिका की बात को समझ तो नहीं पता पर वह इतना तो समझ जाती है कि बात इसी से रिलेटेड है। तभी रचना मुझे कहानी नहीं, मुझे अपनी बेटी की गलती जानी है, आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो आपने मेरी बेटी को ऐसे रिश्ते में बांध दिया जो मैं कभी जन्मों में भी नहीं सोच सकती। तभी राधिका रचना को देखते हुए वह घर वह आलीशान बंगला मेरा था, वह बारात वह लड़की की शादी मेरी बेटी की थी, वह बारात आहूजा फैमिली की थी और लड़की गायब मेरी हुई। यह सुन सभी शॉक हो जाते हैं। तभी राधिका बोलती है और सबसे बड़ी बात मेरी बेटी को भगाने वाला कोई और नहीं आपकी बेटी है। ये सुनते ही जैसे सभी के ऊपर बम फूट जाता है। आरू डर कर पीछे हो जाती है। तभी रचना चिल्लाते हुए यह क्या मजाक रखा है आपने, मेरी बेटी क्यों आपकी बेटी को भगाएगी, आपकी बेटी खुद भी तो जा सकती है किसी के साथ। तभी राधिका तेज चिल्लाते हुए मेरी बेटी के अंदर इतनी गट्स नहीं है कि वह खुद भाग सके, पर इस घर में सारा प्लान आपकी बेटी ने बनाया और मंडप के वक्त मेरी बेटी घर से गायब थी। तभी राधिका बोलती है जब मेरी इज्जत को आपकी बेटी ने सरेआम करना चाहा तो इस सरेआम करने वाली लड़की को मैंने अपने घर की इज्जत बना ली तो इसमें मैंने गलत क्या किया। ये सुनते ही रचना धम्म से वहां पर बैठ जाती है। कुछ देर तक शांति माहौल रहता है। तभी रचना बोलती है अगर आपको किसी चीज का सजा देना था मेरी बेटी को तो आप सजा देती, पर आपने मेरी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्योंकि जो इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ऐसे भी आपने अपनी बेटी की शादी किसी और से तय की थी। तभी राधिका बोलती है तय की थी तो मैंने मन बदल दिया। उनका इतना ठंडा जवाब सुन रचना का गुस्सा अपने आप से बढ़ जाता है। वह इससे ज्यादा कुछ बोल पाती तभी अमित उन्हें पढ़कर शांत करते हुए रचना अभी शांत रहो। तभी रचना उनका हाथ झटकते हुए शांत रहूं, कैसे शांत रहूं, यहाँ मेरी बेटी का भविष्य खतरे में है और आप बोल रहे हैं शांत रहो। तभी राधिका बोलती है शादी होनी थी हो गई, अब इस शादी को टाला नहीं जा सकता, इसे जितना जल्द से जल्द अपना सकती है अपना लीजिए, और यदि इस शादी को तोड़ने की एक भी कोशिश की तो मैं क्या कर जाऊंगी इसका अंदाजा आपको नहीं है। तभी रचना बोलती है मैं इस शादी को नहीं मानती। राधिका टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ माने चाहे ना माने पर यह शादी हो चुकी है और यदि इस शादी को तोड़ने की भी कोशिश की तो फिर राधिका राजावत से उलझने के लिए अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना। आप सभी को यदि मैं सड़क पर न लाई तो मेरा भी नाम राधिका राजावत नहीं। ये कह वह बस चली जाती है। उनकी यह बात सुन अमित गुस्से में अपनी पकड़ कस देता है। तो वही आरू के भी चेहरे के भाव कुछ बदल जाते हैं राधिका की यह बात सुनकर। राधिका जाते जाते कहती है जितनी देर तक आप सभी को आपस में बात करनी है कर लीजिए, थोड़ी देर बाद विदाई की रस्म होगी। यह कहकर चली जाती है। राजावत फैमिली अभी कुछ नहीं बोलता क्योंकि माहौल बहुत डिफरेंट हो गया था, इसलिए फिलहाल में सभी लोग जाना उचित समझते हैं। वही उनके चले जाने के बाद रचना आरू की तरफ देखती है जो डरकर बरखा को पकड़ी हुई थी। ये देख वह फिर से आरू के पास जाती है तो आरू अपने चेहरे को कवर कर रोते हुए बोलती है मां प्लीज मत मारना, बहुत चोट लग रही है। आरू की ऐसी बातें सुन रचना का दिल ममता से पिघल जाता है और वह वहीं बैठकर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है क्यों किया तुमने ऐसा आरू, क्यों। तभी बरखा आरू को पकड़ती हुई पूछती है बरखा बात क्या है, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों तू रिया दीदी को भगा रही थी। आरू रोते हुए बोलती है रिया दीदी किसी और से प्यार करती थी, वही शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये सुनते ही रचना गुस्से में देखते हुए तो क्या तुमने सबकी शादी करने का ठेका ले चुका है। रचना अपने आंसू पोंछते हुए क्या हुआ है मुझे सब कुछ सच सच बताना। तभी आरू फ्लैशबैक जब आरू और प्रियांशु मिलकर रिया को पीछे के रास्ते से लेकर बालकनी से रस्सी लगाकर कुछ जाते हैं। पीछे कोई गार्ड नहीं था और वह दोनों रिया को लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर उन्होंने ये चीज का ध्यान नहीं दिया जो गार्ड हमेशा 24 घंटा चारों तरफ रहते थे वह पीछे के रास्ते पर क्यों नहीं थे। पर वो दोनों तीनों निकल जाते हैं। वह जाते हैं एक मंदिर पर जहां पर राहुल उनका इंतजार कर रहा था। रिया के हाथों में इस समय एक बैग था जिसमें कुछ पैसे भी थे और ज्वेलरी भी थे। रिया जैसे ही राहुल को देखती है वह जाकर उसे गले लग जाती है। तभी राहुल बोलता है रिया तुम्हारे मॉम हमें खोजती ही
होगी, इससे पहले हम उनके हाथ लगे हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वह कुछ नहीं कर पाएंगी, रिया को भी उसकी बात सही लगती है। तभी राहुल एक नजर आरू को ऊपर से नीचे देखता है। उसके बाद वह मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में उन दोनों की शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तभी वहां मंदिर पर 3 से 4 गाड़ियां अचानक रुकती है। उसमें से एक बॉडीगार्ड निकल राधिका का दरवाजा खोलता है। उसमें से राधिका निकलती है तो उसी के बगल में एक लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी वाला आदमी जिसका नाम भवानी था, जो दिखने से ही किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वह बोलता है, सब यहीं पर है। राधिका तुरंत ऊपर जाती है। राधिका को वहां पर अचानक देख सभी हड़बड़ा जाते हैं। तभी वह इसके आगे कुछ भी कर पाते हैं। कई सारे बॉडीगार्ड उन सभी को घेर लेते हैं। एपिसोड 32 राधिका का गोली चलाना आरू को शादी के लिए मजबूर करना खूनी रंग। अब आगे रचना की यह पूछने पर कि क्या हुआ है, सच सच बताना आरू फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर उन्होंने रिया को घर से बाहर लेकर निकल गए थे, बिना ये सोचे समझे कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। प्रियांशु और आरू दोनों ही रिया को लेकर मंदिर पर पहुंचते हैं, जहां पर राहुल पहले से ही मौजूद था। राहुल को देख रिया की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह अपनी आंसू भरी आंखों से राहुल को देख जाकर उसके गले लग जाती है। रिया को रोता देख राहुल उसे समझाता है, रिया इस समय रोने का टाइम नहीं है, तुम घर से चले आए हो, ये बात अब तक राजावत को पता चल चुकी होगी। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, शादी कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी मां हम दोनों को अलग नहीं कर पाएंगी। रिया को भी उसकी बात उचित लगती है और वह हाँ में सिर हिला देती है। दोनों ही मंदिर पर चले जाते हैं। वहां पर पंडित जी और राहुल के कुछ दोस्त और कुछ गार्ड वहां पर मौजूद थे, क्योंकि राहुल भी एक अच्छे खासे घर का था, लेकिन ये बात रिया नहीं जानती थी। पर राहुल को यह अंदाजा तो था कि अगर राधिका को ये बात पता चलेगी तो वह लोग उसे छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए वह चोरी छुपे अपने गार्ड को वहां पर रहने के लिए बोलता है। वह शादी के लिए वहां पर बैठते हैं। अब शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तभी वहां पर कई गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें से राधिका बड़े ही एरोगेंट तरीके से बाहर निकलती है और उन्हीं के साथ पीछे से उनके बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी मूंछों वाला खड़ा हो जाता है, जिसका नाम भवानी था। ये राधिका का पर्सनल बॉडीगार्ड था, जो चेहरे से ही किसी कसाई से कम नजर नहीं आ रहा था। राधिका अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ा देती है। तभी वह सामने का नजारा देखती है तो उनकी आंखें छोटी हो जाती है। राधिका को आया देख रिया की पकड़ राहुल पर कस जाती है और वही आरू और प्रियांशु एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी राधिका बोलती है, रिया उठो वहां से। रिया राहुल के हाथों को पकड़ नाम में सिर हिलाती है। तभी राधिका अपना हाथ एक साइड करती है। तभी उसके हाथ पर भवानी एक बंदूक रख देता है। रिया को बंदूक दिखाते हुए बोलती है, मैं एक बार और बोल रही हूँ, उठो वहां से। रिया रोते हुए, मैं किसी से नहीं डरती और मैं आज शादी करके रहूंगी, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे रिया डरकर कांप जाती है और साथ में आरू और प्रियांशु दोनों एक दूसरे से एकदम चिपक जाते हैं। सभी नजरें उठाकर देखते हैं तो गोली राहुल के उसी हाथ पर लगी थी जहां पर उसने रिया का हाथ पकड़ा था। राहुल के हाथों से खून निकलने लगता है। ये देख रिया की चीख निकल जाती है। वह जैसे ही राहुल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, वैसे ही एक गोली और चलती है। सभी डरकर फिर से देखते हैं तो राधिका गोली ऊपर चलाई थी। वह रिया की तरफ देखते हुए बोली, यह मत समझना कि मेरी गोली में सुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई अपने जान से हाथ धो बैठे, इसलिए वहां से उठ जाओ। रिया रोते हुए बोलती है, आप कितनी बड़ी कसाई है मां, क्यों आपने अपनी ही बेटी की खुशी छीनना चाहती है? आखिर आप कैसी मां है? अब मुझे समझ में आया कि क्यों मेरे भाई की तरह कसाई है। ये सुनते ही राधिका उसे गुस्से में देखने लगती है। तभी रिया बोलती है, आपको क्या लगता है दुनिया की नजर में यह एक नाम अधिराज सिंह राजावत जो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, वह कितने बड़े काले धंधे और कितने बड़े माफिया लीडर है यह मुझे नहीं पता। मुझे सब कुछ पता है मां, जो सबके आड़ में बहुत क्रूर बनते हैं ना, वह उससे भी ज्यादा खतरनाक है और शायद उनका ये रंग आपकी खून की वजह से है। राधिका उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, जब तुम इतना ही जानती हो तो तुम्हें मुझसे डरकर रहना चाहिए, ना कि मेरे सामने अपनी जबान खोलनी चाहिए। तुम्हें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए राधिका सिंह राजावत को अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। इस इज्जत को मैंने इतने खून पसीने से खड़ा किया है। तभी रिया गुस्से में चिल्लाते हुए, खून पसीने से नहीं, खून करके कमाया है आपने। अब राधिका को और बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी वह भवानी को देखते हुए बोलती है, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या करना है। ये सुनते ही भवानी जाता है। तभी उसके सामने 3-4 बॉडीगार्ड जो छुपे हुए थे उसके सामने बंदूक लिए खड़े हो जाते हैं। ये देख भवानी अपना सिर टेढ़ा करता है और अचानक उसके सामने चारों के बॉडीगार्ड गिर जाते हैं। ये देख किसी को समझ नहीं आता। तभी सब देखते हैं भवानी के हाथों में एक तेजधार चाकू है, जिसमें से खून टपक रहा है। शायद उसने उन चाकू से एक साथ सभी के पेट पर वार किया था। ये देख आरू और प्रियांशु के मुंह से चीख निकल जाती है और डर से कांपने लगती है और वह प्रियांशु की बाहों में छिप जाती है। प्रियांशु भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे आज तक नहीं पता था कि उसका परिवार एक गैंगस्टर की तरह है। उसे तो बस इतना पता था कि उसकी मां सख्त है, पर किसी को खून से देखने पर भी उनकी आंखें नहीं झुकी। तभी भवानी आगे बढ़कर राहुल को कॉलर से पकड़कर उठा देता है, जिसके हाथों से खून टपक रहा था और दर्द से चीख रहा था। भवानी उसको कॉलर से उठाकर वहीं पर पटक देता है। ये देख रिया की चीख निकल जाती है। वह जैसे ही बचाने को जाती है, वैसे ही पीछे से राधिका उसके हाथों को पकड़ लेती है। रिया उनसे अपने हाथों को छुड़ाने लगती है, पर उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि वह छुड़ा नहीं पाती। वह वहीं पर बैठ जाती है। राहुल को बुरी तरीके से भवानी मार रहा था। तभी रिया रोते और चिल्लाते हुए बोलती है, मत मारो उसे, मत मारो। मैं चल रही हूँ आपके साथ, जिसके साथ आप रहेंगी उसके साथ शादी करूंगी, पर प्लीज उसे मत मारो, आप प्लीज छोड़ दो। रिया का इतना कहना था कि राधिका भवानी को रोकने के लिए बोलती है तो भवानी एक लात और मारकर राहुल को दूर कर देता है, जैसे कोई कचरा हो। तभी वह अपने हाथ छाते हुए वहां पर आता है। तभी उसकी नजर आरू पर जाती है और जैसे ही भवानी को खुद को देख पाती है, वह और भी ज्यादा डरकर प्रियांशु के सीने में छुप जाती है। तभी राधिका अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर बोलती है, जो भी रोकने की कोशिश करे बिना हिचक उन्हें गोली से उड़ा देना। ये कह रिया को खींचकर ले जाने लगती है। तभी रुककर बोलती है, तुम दोनों भी मेरे पीछे आओ। राधिका की आवाज सुन अचानक दोनों डर जाते हैं और बिना कोई चुपचाप किए उनके पीछे चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह पीछे के रास्ते से घर पर पहुंचते हैं। रिया का हाथ छोड़ते हुए राधिका टोन में बोलती है, जाकर एक दुल्हन की तरह अच्छे से तैयार हो जाओ। रिया किसी जिंदा लाश की तरह अपने रूम में चली जाती है। वही आरू और प्रियांशु को अपने स्टडी रूम में बुलाती है और जाकर चेयर पर बैठ जाती है। दोनों ही डरकर थर-थर कांप रहे थे। उनका कांपना देख राधिका के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है और वो फिर वही बगल में रखे एक गिलास पानी पीते हुए बोलती है, डरना बहुत जरूरी होता है। ये डर ही हमें इंसान को काबू करके रखता है, क्योंकि इंसान के यदि डर ना रहे तो वह अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझने लगता है, जो तुम दोनों ने समझा। ये सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी प्रियांशु कुछ बोलने को होता है कि राधिका उसे घूरकर बोलती है, जब मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा किया तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी सजा मैं बाद में तय करूंगी, अभी तुम अपने कमरे में जा सकते हो। ये कह उसे जाने का इशारा करने लगती है और उसी के साथ आरू भी जाने लगती है। तो वही राधिका आरू को आवाज लगती है, मैं अरुंधति ग्रेवाल, मैंने सिर्फ प्रियांशु राजावत का नाम लिया है, ना कि आपका। ये सुन आरू के तो शरीर ही डर से कांप रहे थे और इतने कांप रहे थे कि वह वहीं पर गिर जाती है। उसे आज तक कभी भी इस तरह से खून खराबा नहीं देखा था। तभी राधिका आरू को देखते हुए हंसते हुए बोलती है, अगर यही डर तुम्हारे पहले रहता तो शायद तुम ऐसा कोई काम ही नहीं करती, पर अब जब तुमने काम कर ही दिया है तो तुम उसकी सजा भी सुन लो। प्रियांशु वहां से जा चुका था। अपने कमरे में जाकर दरवाजा लाइट बंद कर खुद को कंबल में लपेट कर वहीं पर बैठा था। उसे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उसकी फैमिली इतना बड़ा गैंगस्टर उसने कभी नहीं सोचा था। वही राधिका आरू को देख बोलती है, तो तुम्हारी सजा मैं सीधे और साफ तौर पर बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। तुम्हारी सजा आया है कि तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। ये सुनते ही आरू उन्हें हैरानी से देखने लगती है। तभी वह हकलाते हुए बोलती है, प्रियांशु। वो ये शब्द पूरा बोल भी नहीं पाती। तभी राधिका हंसते हुए बोलती है, प्रियांशु नहीं, अधिराज सिंह राजावत। ये सुनते ही आरू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह डर से नामे से हिलाने लगती है। तभी राधिका उसे देखते हुए, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी आरू डरते हुए और हिम्मत कर बोलती है, मैं यह शादी नहीं करूंगी, मैं अपने माँ पापा से जाकर कहूंगी। तभी राधिका हंसते हुए बोलती है, मुझे पता ही था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। तुम्हारे अंदर जो बचपना है शायद वह इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला, पर तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। कोई तुम्हें छूने आता है तुम उसकी हालत बद से बदतर कर देती हो, तो तुम इतनी बेवकूफ तो हो नहीं। ये बोल वह उसके पास एक फाइल फेंकती है और बोलती है, ये रही फाइल, पढ़ो इसे। आरू अपने कैप्टे हाथों से उस फाइल को उठाकर खोलती है, पर उसके हाथ से बार-बार फाइल गिर जाता।
उसका डर का चेहरा देख राधिका को हंसी आ जाती है। तभी वह बोलती है, इसमें तुम्हारे परिवार का पूरा बायोग्राफी है। तुम्हारा परिवार राजावत परिवार के कर्ज के नीचे किस तरह दबा हुआ है। इसमें यह लिखा है कि तुम्हारे पिता ने कितनी ज्यादा राजावत परिवार से रकम उठाई है। क्योंकि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो किसी से 1 रुपया भी ना ऐसे लेते हैं ना वैसे। मेरे कंपनी के पगार से तुम्हारा इतना बड़ा खर्चा तो नहीं चलने वाला। इसलिए तुम सबकी पढ़ाई जो इतनी हैवी और हाई क्लास एजुकेशन लेते हो, उन सबकी फीस को लेते हुए हर तरीके से एक कर्ज में डूबा हुआ है। आरू उन्हें हैरानी और ना समझी में देखने लगती है। तभी राधिका जी उससे बोलती है, मैं तुम्हें एक सीधे और साफ शब्दों में समझाती हूँ, तुम्हारा परिवार इतनी ज्यादा कर्ज में डूबा है ना कि मैं चाहूँ तो उसे रातों रात सड़क पर ला सकती हूँ। तुम्हारे परिवार से एक हिस्सा भी मांगूं तो तुम्हारा परिवार मुझे दे नहीं पाएगा, और मैं चाहूंगी तो कानून की भी मदद ले सकती हूँ। ये सुन आरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रही है रानी साहब? आखिर मेरी परिवार आपके परिवार के साथ इतने समय से रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकती है? मेरे पापा आपकी इतनी तारीफ करते हैं। तभी राधिका बोलती है, बिजनेस का एक वसूल है, फैमिली अलग रखो और प्रॉफिट और लॉस एक तरफ रखो। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं चाहूंगी। अब सब तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम अपने परिवार को बिखरा देखना चाहती हो या समेट कर रखना चाहती हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो यहाँ के रखे कपड़े को पहनकर बाहर आ जाना, और ना है तो फिर आने वाले आधा घंटा में अपना परिवार का तमाशा बनते हुए देख लेना। ये बोल वह चली जाती है। आरू रोते ही रह जाती है। आज उसे फिर महसूस होता है कि पैसा इस दुनिया में कितनी ज्यादा जरूरी है। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। उसने तो कभी जिंदगी में अपनी ऐसी लाइफ इमेजिन नहीं की थी। उसे बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर उसे राधिका की धमकी और राधिका का रुतबा इतना तो पता था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। एपिसोड 33 आरू और रिया का गृह प्रवेश। अधिराज की बेरहमी, आरू के आंसू ऑर्डर। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, बड़ी मुश्किल से मैं इस चैप्टर को लिखी हूँ। कमेंट कर बताना कैसा लगा और रिव्यू देना ना भूले। अब आगे राधिका के इतना कुछ कह देने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं था। आरू के पास अगले ही राधिका ने 2 ऑप्शन रखा था, पर फिर भी उनकी क्या मनसा थी यह साफ समझ आ रहा था, और शायद वह जानती थी कि आरू क्या करेगी। और आरू ना समझ, चुलबुली, फ्रैंक रहने वाली, खुली सोच रखने वाली मासूम थी। सामने वाले की दिल का मैं नहीं जानती थी, पर अपने साथ किसी को भी गलत बर्ताव करने वाले को कभी छोड़ती थी। वह इतनी बेवकूफ नहीं थी कि राधिका क्या करना चाह रही है वह समझ ना पाए। बाहर राधिका आरू के जवाब का या यूं कहूं उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुहूर्त का समय हो चुका था और नीचे सभी लोग हड़बड़ाए थे। लगभग 15 मिनट बाद आरू बाहर कदम रखती है। कदम की आहट सुन राधिका तुरंत पीछे मुड़ती है तो आरू वही खूबसूरत डायमंड लहंगे में खड़ी थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आरू ने मेकअप में कुछ भी नहीं किया था, उसने सिर्फ लहंगे को पहना हुआ था। राधिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह उसके पास बढ़कर जाती है तो आरू डर से अपने हाथों को रगड़ते हुए अपनी नजरें नीचे की थी। तभी राधिका उसके चेहरे को ऊपर करती है तो आरू डरकर 2 कदम पीछे होकर उनको देखने लगती है। आज आरू के सामने राधिका का वो सच आया था जो शायद कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं की होगी। राधिका उसके पास जाकर बोलती है, अब आप इस घर की बहू बनने वाली है, तो आपको ये नजरें नीचे करने की जरूरत नहीं है। ये सुन आरू को खुद पर हंसी आती है, तो वही राधिका की नजर आती हुई रिया पर पड़ती है, जो बस किसी तरह खुद को संभालते हुए उधर ही आ रही थी। वह जाकर राधिका के पास खड़ी हो जाती है। राधिका एक नजर रिया की सुनी आंखों को देखती है और उसे नजरअंदाज कर वह आगे बढ़कर उसका घूंघट ढक देती है। रिया को तो ये भी होश नहीं था कौन बगल में है। राधिका आरू के पास आकर उसके चेहरे पर घूंघट रख देती है और दोनों का हाथ पकड़ मंडप में चली जाती है। फ्लैशबैक एंड आरू को इतनी बड़ी सोच में डूबा देख रचना जी फिर से उसे झकझोरती है और बोलती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आरू, और तुम किस सोच में डूब चुकी हो? आरू होश में आती है और अपने आंसू भरी आंखों से बोलती है, माँ वो हम रिया दीदी को यहाँ से लेकर गए थे, फिर वहाँ पर रानी सा आ गई और उन्होंने सजा के तौर पर मुझे शादी करने के लिए कहा। आरू ने सारी बातों को बड़ी ही तरकीब से छुपा ली थी। वह इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसके घर वाले को यदि यह बात पता चले तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तभी रचना अपने सिर पर हाथ रख लेती है तो आरू बोलती है, माँ उन्होंने कहा है कि यह शादी सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। आरू की मासूमियत पर रचना उसे नम आंखों से देखने लगती है। वही अमित अपने गुस्से की गूंज जो कब से पिया खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने मन में बोलता है, एक दिन में आपने मेरी बेटी को कितना समझदार बना दिया, मिसेज राधिका सिंह राजावत, जो अब झूठ भी बोलने लगी। उसकी आंखें जिसमें डर है, मैं बता सकता हूँ आपने उसे मनाने के लिए न जाने कौन सा रूप दिखाया होगा। मैं इस चीज के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। ये सब सोच अमित वहां से चला जाता है। राजन भी बेबसी से चले जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद इस कमरे में दादी और पूजा आते हैं। दादी आरू के सिर पर हाथ रखते हुए, बेटा आप जाकर मुंह हाथ धो लो, हमें आपकी माँ से कुछ बात करना है। बरखा आरू को संभालते हुए वॉशरूम लेकर चली जाती है। रचना नम आंखों से दादी को देखती रहती है तो दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखती है तो रचना उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। दादी उसे कुछ देर तक रोने देती है, फिर उसके आंसू पोंछते हुए, बेटा हमने कभी भी राधिका और आप में अंतर नहीं समझा। हाँ ये सच है कि वह मेरी नाम की बहू है, पर सबसे ज्यादा समय हमने आपके साथ बिताया है। वो तो हमेशा बाहर चली जाती थी, पर यदि कोई इस बुढ़ापे के सहारे के साथ रहता था तो वह आप थी। हम आपके दर्द को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? रचना रोते हुए, देखिए ना माँ ये सब क्या हो गया। रचना को रोते देख पूजा उसके पास बैठ जाती है। तभी दादी रचना का चेहरा हाथों में लेते हुए, बेटा हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो होता है सब मंजूर खुदा होता है। यदि कुछ ऐसा भगवान ने खेल रचा है तो जरूर उनके नसीब में ही कोई चीज लिखा होगा। नसीब को तो आप मानती है ना? रचना कुछ बोल नहीं। तभी दादी बोलती है, बेटा समाज के सामने यह शादी हुई है और राधिका का मिजाज देखकर लग नहीं रहा कि वह इस शादी को अभी तोड़ना चाहती है। तभी रचना बोलती है, माँ मेरी एक छोटी सी मासूम सी बच्ची कैसे उस इंसान के साथ रहेगी? पहले तो उन दोनों में एक उम्र का फासला है। वो छोटी बच्ची है, वह भले ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाती है, पर मन दिल की मासूम है। अगर उसकी मासूमियत को उस इंसान ने छीन लिया तो आपको क्या लगता है मैं उसके रूप से वाकिफ नहीं हूँ? दादी एक गहरी सांस लेकर, रचना हम ये नहीं जानते कि इनका रिश्ता कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक टिकेगा, क्या दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार और वफादार हो पाएंगे। पर हाँ हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं ना कि बच्ची जो अब हमारे घर की धरोहर है उसे हम एक आंच नहीं आने देंगे। ये गायत्री सिंह राजावत का वचन है। आरू की मासूमियत वैसे ही लौटेगी। कुछ दिन बाद आप खुद उसकी मासूमियत को खिलखिलाती सुनेंगे, जो इस बात का सबूत रहेगा कि दोनों अपनी शादी में खुश है। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम खुद इस शादी को तोड़ने के लिए राधिका को मजबूर करेंगे। भले ही हम राधिका की सारी बातें मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस घर की बागडायर को संभाला है और आज तक कोई गलत फैसला नहीं लिया है, और हम आज भी यही सोचते हैं कि शायद उन्होंने कुछ सोच के ही यह फैसला लिया है। रचना उनको देखने लगती है तो राधिका बोलती है, लेकिन यदि मुझे कभी भी लगा कि यह रिश्ता टिकना नहीं चाहिए, उस दिन मैं राधिका के सामने खड़ी हो जाऊंगी और आरू को अधिराज से अलग करके रहूंगी। अब आप अपने इस माँ के इस वादा को तो आप मान रखेंगी ना? रचना मायूसी से हाँ में सिर हिलाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। पर यदि दादी यह बात कह रही थी, उनकी बातों के विश्वास के सिवा उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह राधिका को अपने सामने धराशाह कर सके। वहीं दूसरी तरफ अधिराज इस समय एक खंडहर में था, जहां पर 2 से 3 लोग उल्टा लटक रहे थे। उनके हालात देखकर बताया जा सकता था कि उसके ऊपर हर तरह का डिग्री का प्रयोग किया गया है। अधिराज जिसके हाथ में एक चाबुक था, जो अपने गुस्से को यहाँ पर उतारने आया था, राधिका की जिद की वजह से उसने शादी तो कर ली थी, पर राधिका का ये कहना कि वह लड़की जिंदा है, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। उसे जैसे ही उस लड़की का नाम याद आता है अधिराज वैसे ही जाकर उन लोगों पर कोड़े बरसाने लगता है। उन सभी की चीख से चीख भी नहीं निकल पाती है। तभी वहां पर वैभव भी पहुंचता है। वैभव डरते हुए अधिराज से बोलता है, अधिराज। अधिराज पीछे वैभव को देखता है, जिसकी आंखें इस समय गुस्से में लाल थी। तभी वैभव डरते हुए बोलता है, वैभव एक नजर उन आदमियों को देखो, फिर अपनी आंखें बंद कर अधिराज से बोलता है, अधिराज कॉम डाउन, तुम्हें जितना गुस्सा निकलना था निकाल चुके हो। अगर तुमने इन लोगों पर और ज्यादा गुस्सा निकाला तो हो सकता है यह मर जाए और तुम वह इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोल धीरे धीरे अधिराज के कंधे के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख उसे थपथपाता है, जिससे अधिराज एक गहरी सांस लेकर चाबुक को नीचे फेंक देता है और फिर वहां पर खड़े उन कसाईयों को देखते हुए बोलता है, जल्द से जल्द से इनकम खुलवाओ, जिसके लिए उनको हम बांध के रखे हैं, और यह काम आज हो जाना चाहिए, नहीं तो अगले दिन खुद ऐसे ही लटकने के लिए तैयार रहना। अधिराज की तेज और गहरी आवाज सुन सारे बॉडीगार्डों का भी हालत खराब हो जाता है।
अधिराज क्या था ये सिर्फ कुछ लोगों को पता था। वैभव के साथ अधिराज बाहर आ जाता है। तभी वैभव पूछता है कहाँ चले। अधिराज बोलता है राजावत विला। अधिराज तिरछी मुस्कान के साथ मेरी शादी हुई है, आज जरा मैं भी उस लड़की से मिलूं जिसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे शादी करने की। जरा मैं भी उसे बताऊं कि अधिराज सिंह राजावत के सामने खड़ा होने की औकात क्या होती है। ये सुन वैभव एक पल के लिए कपकपा जाता है और मन में बोलता है पता नहीं कैसे वह लड़की इस जैसे हार्टलेस को झेलेंगी। वह गाड़ी लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरू अब तक फ्रेश हो चुकी थी और तभी एक नौकर जाकर दादी से बोलता है दादी सारी तैयारियां हो गई है। ये सुन दादी एक गहरी सांस लेकर रचना का कंधा थपथपाती है। रचना खुद को मजबूर करती है या यूं कहा जाए वह इतनी मजबूर थी कि उसे ना चाहते हुए वह करना पड़ा जो वह नहीं करना चाहती थी। वह आरू की तरफ देखती भी नहीं बरखा से बोलती है इसे लेकर जाओ। बरखा ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं समझ पा रही थी तभी सौमिता भी आकर आरू को पकड़ लेती है। आरू जिसके अंदर डर और बाहर खुद को सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी वह डोर पर जाती है। वह सभी इस समय बाहर के गेस्ट रूम में थे। तभी राधिका वहां पर आरती की थाल लेकर खड़ी थी। रचना एक नजर इधर उधर देखती है, शायद वह किसी को खोज रही थी। तभी राधिका की आवाज आती है वह नहीं आएगा रचना। ये सुनते ही रचना उन्हें गुस्से में देखती है तो राधिका बोलती है जैसे आपको मनाने के लिए इतने पापड़ बेलना पड़ा अब उन्हें भी मानने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बहू को बाहर रखूं। उनकी ऐसी दोगली बातें सुन रचना को तो खून ही सूख जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी राधिका आरू का आरती उतारती है। वही पूजा जाकर वहां पर एक कलश रख देती है। आरू अपने दाएं पैर से उस कलश को गिराकर अंदर आती है। वहीं पर प्रीता और श्रुति दोनों हैरानी से सब कुछ देख रहे थे पर कुछ नहीं बोलते हैं और गृह प्रवेश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में रिया की भी विदाई हो चुकी थी। वहां पर गाड़ी रुकती है तो एक बड़े से मेंशन के सामने गाड़ी रुकती है जहां कितनी सारी गार्ड लगे थे। अब ये सीएम का घर था। गाड़ी रुकते ही बाहर कुछ औरतें आती हैं जिसमें से एक का नाम सुरभि था। सुरभि अनिरुद्ध के बड़े भाई विपुल की बीवी थी और रिया की जेठान भी बाहर आती है और रिया को गाड़ी से बाहर निकालती है। अनिरुद्ध रास्ते भर रिया को नोटिस किया कि वह कोई हलचल नहीं की। हाँ उन दोनों में रिश्ता ऐसा नहीं था पर बात बात पर बहस तो हो ही जाती थी। अनिरुद्ध रिया को बचपन से जानता था। तभी अनिरुद्ध और रिया दोनों मेनन गेट पर पहुंचते हैं और वहां पर श्वेता जी जो अंदर जा चुकी थी वह उन दोनों की आरती और तिलक करती है। उसके बाद बहू का आगमन करती है। पूरी विधि अनुसार रिया का गृह प्रवेश होता है। इस बीच नहीं रिया किसी से बात की, नहीं कोई रिएक्शन। घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि रिया ने झुककर किसी का पैर तक नहीं छुआ। तभी अनिरुद्ध की बुआ सुषमा बोलती है बड़े घर की बेटी लाओगे तो ऐसा ही होगा। इसकी मां तो खुद को अपने को शेर समझती ही है और बेटी को इतना भी मेहनत नहीं है कि वह किसी का पैर छू सके। रिया को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी श्वेता जी बोलती है दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बच्ची है अपना घर छोड़कर आई है, माहौल में ढल जाएगी। ये सुन बुआ का मुंह बन जाता है। अनिरुद्ध को भी रिया की यह हरकत अच्छी नहीं लगती पर वह कुछ बोलता नहीं और वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही श्वेता सुरभि को रिया को ले जाने का इशारा करती है तो सुरभि रिया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद श्वेता भी थोड़ा तेज आवाज में बोलती है दीदी आपने आज ये बात बोल दी पर मैं नहीं चाहती आगे से आप रिया के सामने ऐसी बातें करें। कुछ समय और नजाकत को भी समझा करिए। तभी दादी आते हुए बोलती है उसे क्यों ऐसा कह रही हो, आखिर उसने गलत क्या कहा। सुरभि उन दोनों से कोई बहस नहीं करती है और वहां से किचन में चली जाती है। राजावत विला में कल रिसेप्शन की वजह से और आज के माहौल की वजह से आज कोई कार्यक्रम नहीं होता है। रात हो चुकी थी और इस समय आरू पूजा के रूम में बैठी हुई थी। तभी श्रुति आते हुए बोलती है मम्मा आपको बड़ी मां बुला रही है। पूजा जाती है और कुछ ही देर में आती है और आरू को बोलती है आरू चलो अपने कमरे में आराम करो। ये सुन आरू की पकड़ अपने लहंगे पर कस जाती है। श्रुति और प्रीता दोनों एक दूसरे को देखते हैं। प्रियांशु अपने रूम से तब से बाहर नहीं निकला था और रचना और पूरा ग्रेवाल परिवार इस समय अपने घर पर चला गया था। कंटिन्यू क्या होगा जब अधिराज को पता चलेगा कि उसकी शादी आरू से हुई है, कैसा होगा उसका रिएक्शन, क्या वह उसे मुंह मोड़ लगा या फिर उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और कौन है वह लड़की जिसे राधिका के बताने पर अधिराज बहुत गुस्से में है और दर्द में भी। क्या होगा जब वैभव को पता चलेगा कि जिस लड़की के लिए कामना कर रहा है वह उसकी खुद की बहन है। क्या रिया अपने ससुराल में अपने गम को लेकर चल पाएगी। जानने के लिए पढ़ते रहिए स्टोरी। आप इतने लोग रीड करते हो, सिर्फ कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा है यार, कमेंट्स करने में कौन सी कंजूसी है। आप लोगों का दिया करो तभी आप सभी को पढ़ने के लिए एक अच्छी स्टोरी लिख पाऊंगी और रिव्यू रिक्वेस्ट है कि रिव्यू भी दे। एपिसोड 34 आफ्टर ऑल पति हूं तुम्हारा कायदे से हमारी सुहागरात है। अब आगे जब आरू ये सुनती है कि उसे अपने कमरे में जाना है तो उसके हाथ पैर सुनने पड़ जाते हैं। वह इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि अपने कमरे का मतलब ना समझ सके। यह उसका ना चाहने वाला ससुराल बन चुका था। पूजा फिलहाल में राधिका की सारी बातें मान रही थी क्योंकि उसे राधिका से भिड़ना नहीं था। वह आरू को चलने के लिए बोलती है तो आरू उठती ही नहीं है। पर तभी पूजा बोलती है पूजा चलो। आरू चुपचाप वहां से उठ जाती है। पूजा उसे रूम की तरफ ले जाती है। आज आरू उस दिशा की तरफ से रूम पर जा रही थी जिस दिशा पर जाने पर उन्हें पाबंदी थी, जहां जाने पर उन्हें सजा दी जाती थी। पर आज उसी रास्ते से होते हुए वह उस कमरे की तरफ जा रही थी जहां कभी वह सभी के साथ चोरी छुपे जाने की कोशिश करते थे। ये सब देख आरू के माथे पर डर से पसीने आने लगते हैं। पूजा उसे एक बड़े से डोर के सामने खड़ा कर देती है और उसे अंदर जाने को बोलती है पर आरू की हिम्मत नहीं पड़ती तो वह पूजा का हाथ पकड़ लेती है। तभी पूजा उसे प्यार से समझाते हुए बेटा अभी जो भी बात होगी बाद में बात होगी, अभी आपको जाना चाहिए। आप एक बात हमेशा याद रखना, चाहे मैं या अनचाहे में पर आप इस घर की बहू के साथ साथ उनकी पत्नी भी हैं तो ये कमरा आपका हुआ। ये सुन आरू को डर लगने लगता है पर वो पूजा से बोलती है चाची आप ही चलो। पर पूजा मुस्कुराते हुए बेटा जी यहाँ पर आने का हक किसी को नहीं है सिवाय भाभी के, पर आज आपको वो हक मिला है पर वह हक हमें या किसी को भी नहीं है। ये बोल उसके सर को सहलाते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि अगर वो वहां से नहीं जाती तो आरू उन्हें छोड़कर नहीं जाती। उनके चले जाने के बाद आरू तो कुछ देर तक तो वैसे ही खड़ी रहती है पर धीरे धीरे अपने कदम अंदर रखती है। उसे वह सब पर याद आने लगते हैं जब वह सभी खेलते हुए बचपन में यहाँ पर आ जाते थे। तब इस रूम की तरफ बड़े बड़े आंखों वाला इंसान उन्हें घर से भगा देता था, लेकिन यदि थोड़ी सी भी जिद करो तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी और उसकी पनिशमेंट हमेशा खतरनाक ही होती थी। ये सब याद करते हुए आरू खुद को समेटे हुए अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है तो पूरा रूम ना होकर एक बड़ा सा हॉल था। एक तरफ पूरा का पूरा स्टडी रूम दिख रहा था तो वही दूसरी तरफ एक वॉशरूम का डोर, बीच में एक बड़ा सा बेड, एक साइड में काफी ज्यादा ट्रॉफी रखी हुई। तो एक साइड बड़ा सा ग्लास वाला डोर था जिस पर पर्दे लगे थे, शायद उधर बालकनी था। ये सब देख वह चारों तरफ रूम को देख रही थी। उसके कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। तभी वह हिम्मत कर जाकर पर्दे को खोलती है और उसे दरवाजा को खोल जाती है तो एक बड़ी सी बालकनी जहां पर छोटे छोटे पौधों से गार्डनिंग की गई थी और एक बड़ा से झूला, ये देख आरू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये सब वैसा था जो उसने अपने सपने में या यूं कहूं काल्पनिक सपने में हमेशा बोलती रहती थी कि उसका घर ऐसा होगा। सब कुछ रियल था पर उसका ना होकर किसी और का था जो नाम से उसका होने वाला था। वह एक नजर सामने देखती है तो चांद अपने दस्तक दे चुका था जो काफी ज्यादा रोशनी भी बिखेर रही थी। वहां पर मौसम ठंडा था। तभी वहां पर कोई डोर खटखटाता है। आरू जब वहां देखती है तो वही काका थे जो इस रूम की सफाई करने ये हर चीज करने के लिए इस कमरे में आते थे। वह आरू को देखते हुए हिचकिचाकर बोलते हैं मालकिन क्या आपको कुछ चाहिए। ये सुन आरू हैरानी से उनको देखने लगती है कि वो बिटिया से होकर मालकिन हो गई। यह उसे सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह उनसे बोलती है काका मैं आपकी अभी भी वही बिटिया हूं, आप इस तरह से बात मत करें। काका बस मुस्कुरा देते हैं और आरू से पूछते हैं पर आरू उन्हें कुछ भी लेने से मना कर देती है। आरू जाकर एक सोफे पर लेट जाती है और लेटे लेटे ही उसे नींद आ जाती है। लगभग 2 घंटे बाद उस रूम का दरवाजा खुलता है। रूम का दरवाजा खुलते ही वहां पर एक लंबी चौड़ी परछाई आती है। उसे परछाई को देखा कोई भी बता सकता था कि यह कौन है। अधिराज नशे के साथ साथ गुस्से में था। वह जोर से दरवाजा बंद करता है पर उसके ऐसा करने के बावजूद आरू की नींद नहीं खुलती है।
वह अपने रूम में जैसे ही कदम रखता है उसे कुछ भीनी-भीनी खुशबू आती है। वह खुशबू को महसूस कर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी उसे कुछ समय पहले हुए सब वाक़या याद आता है कि उसकी शादी हो गई है और यहाँ पर उसकी एक बीवी है। ये याद आते हैं वह नजर घुमाता है तो एक तरफ लहंगे में लिपटी हुई लड़की सोफे पर सोई है। ये देखते ही अधिराज का गुस्सा बढ़ जाता है। वह उसके पास जाता है और उसके बाह पकड़ खींचते हुए उसको नीचे सोफे पर गिरा देता है। ये होते ही आरू की नींद खुल जाती है और एक दर्द की लहर से एक चीख निकल जाती है। आरू के सिर पर दुपट्टा था, इसलिए अधिराज आरू का चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी अधिराज बोलता है, कुछ जल्दी ही नींद तुम्हें नहीं आ गई? आए, यह आवाज सुन आरू डर से कांपने लगती है और खुद को ही खुद में समेत छुपाने लगती है। उसके ऐसा करते ही अधिराज को गुस्सा चढ़ जाता है और वह वैसे ही उसकी बाह पकड़ कसकर दबाते हुए उठाते हुए बोलता है, क्यों, क्या हो गया? बहुत शौक है मुझ जैसे इंसान से शादी करने का, तो तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? ये कह उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है। यह महसूस करते ही आरू और भी ज्यादा कपकपाने लगती है। तभी अधिराज बोलता है, ऐसे क्यों खुद को ढक रही हो? अभी तो तुम्हारी तन से बहुत कुछ उतरने वाला है, क्या क्या छुपाओगी? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूँ और नियम कायदे के अनुसार हमारी सुहागरात है। ये सुन तो जैसे आरू का डर से गला सूख जाता है और आंखों से आंसू। वह रोते हुए हिना में सिर हिलाती है। तभी अभिराज बोलता है, न कहने से कुछ नहीं होगा, जब मेरी माँ ने तुमसे शादी करवाई भी है और तुम भी बहुत खुशी खुशी मुझसे शादी की हो, तो क्यों ना मैं अपना काम कर ही लेता हूँ। ये कह वह गुस्से में आरू को बिस्तर पर ढकेल देता है। यह महसूस होते ही और बिस्तर पर धम्म से गिर जाती है। आरू को अब गुस्सा भी आ रहा था। वह जैसे ही कुछ करने के लिए अपना उठाती है वैसे ही अधिराज उसके ऊपर आ जाता है। दरअसल रूम में नाइट लाइट आरू ने जला दिया था। उसे बहुत तेज लाइट में सोने की आदत नहीं थी, जिस वजह से अधिराज आरू का चेहरा नहीं देखा था। अधिराज के अपने ऊपर आने से आरू और ज्यादा रोने लगती है और बोली, प्लीज लीव मी, यू हर्ट मी। उसे आज खुद को कमजोर महसूस हो रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जब वह बातें कही कि किसी से मत उलझा करो, जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा और खुद को नहीं बचा पाओगी, उसे दिन तुम क्या करोगी? ये सब याद आते ही आरू का डर से बेहाल हो जाता है। वह अधिराज से खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगती है। अधिराज उससे बोलता है, एक बात कान खोल कर सुन लो, प्यार मैं तुमसे करता नहीं और शादी मेरी मर्जी की हुई नहीं है, तो जिसकी मर्जी की हुई है उसके साथ रिश्ता निभाना, पर मेरे नाम के लिए जिंदगी भर मुझसे जुड़ी हो तो हमेशा मेरी जरूरत को पूरा करने वाली एक मशीन बनकर रह जाओगी। ये बात जैसे ही आरू सुनती है तो उसकी आत्मा ही खंडित होने लगती है। उसे इस इंसान से घिन गुस्सा के साथ साथ डर और भी ज्यादा लगने लगता है। तभी वह उसे मारने करने के लिए हाथ उठाती ही है कि अधिराज उसके हाथों को मरोड़ उसके कमर के नीचे लगा देता है। दोनों बेहद करीब थे। अब आरू डर कर रोने लगती है। तभी अधिराज बोलता है, जरा मैं भी तो देखूं, तुम्हारे इस चेहरे में ऐसा क्या है जो मेरी माँ मेरे खिलाफ उठ गई और मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। ये बोल बगल में लाइट को जला देता है। लाइट जलते ही पूरा रूम रोशनी से भर जाता है। अधिराज आरू की ओढ़नी उसके नाक के नीचे तक थी। ये देखते ही अधिराज उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ ऊपर करता है और उसकी ओढ़नी को खींचकर दूर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही आरू अपनी आंखें डर से मींच लेती है। तभी अधिराज की नजर आरू के चेहरे पर पड़ती है। ये देख उसका दिल धक से रह जाता है। सुर्ख लाल होठ, सिंदूर से सनामान भरा हुआ, आंसुओं से भरा लाल और सफेद पड़ा चेहरा, डर से कपकपाती हुई होठ। जो लड़की अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाती थी वह लड़की डर से कांप रही है। ये सब देख अधिराज का दिमाग घूमने लगता है और वह तुरंत आरू को छोड़कर उठकर खड़ा हो जाता है और वह रूम से बाहर निकल जाता है। अपने ऊपर से हटते ही आरू डर कर रोने लगती है। आरू इस समय वह लहंगे और चोली में थी। वह खुद को समेत वहीं पर बैठकर रोने लगती है। उसे आज तक जिस इंसान से इतना डर लगा था वही इंसान उसकी किस्मत में लिख चुका था। यह महसूस होते हैं आरू का रोना रुक नहीं रहा था। वही अधिराज कहीं गया नहीं था। रूम के बाहर ही अपने बालकनी में खड़ा होकर आंखें बंद कर वहीं खड़ा था। वो मन में बोलता है, माँ आप इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है, मुझे नहीं पता था। शायद मैंने आपको बहुत कम आंक लिया। ये सब सोच उसे अपनी आंखों के सामने आंसू का रोना गिर गिराना और डर से आरू का चेहरा याद आ रहा था। वही अंदर आरू अपने डर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह पैनिक करने लगती है, क्योंकि यह बहुत पहले भी हो चुका था। उसे जब अपनी डर कभी बर्दाश्त नहीं होती थी, जब सपने में कोई हादसों को बर्दाश्त न काम कर पाने से वह पैनिक करने लगती थी, तो उसका हाल ऐसा ही होता था। अचानक आरू की आवाज पर अधिराज अंदर जब आता है तो देखता है आरू खुद में ही बड़बड़ा रही है और रो रही है। ये देख अधिराज आरू के पास जाता है। वह जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही आरू डरकर उसके हाथ को झटक देती है। ये देख अधिराज को गुस्सा बहुत आता है, पर आरू अपने होश में नहीं थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब आरू उसकी एक नहीं सुनी तो अधिराज ने रूम की पूरी लाइट ऑफ कर दी और अगले ही पल अधिराज उसे कमर से पकड़कर उठा लेता है और अपने सीने से उसको लगा शुशुश। यह महसूस करते ही आरू की पकड़ उस पर कस जाती है और वह रोते हुए बोलती है, डेविल। यह महसूस होते ही अधिराज अपनी आंखें बंद कर लेता है। एपिसोड 35, तुमने ना जाने कितनी रातें रंगीन की होगी। आरू का फैसला, वैभव का आरू के बारे में पूछना। अब आगे अधिराज जो इस शादी से नाखुश था वह अपना जोर अपने साथ जुड़ जाने वाली वाइफ पर आजमाने के लिए जाता है। वह उसके अंदर एक डर देखना चाहता है, क्योंकि कोई लड़की उसकी मिजाज को जानते हुए भी उससे शादी की यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब वह अपने कमरे में जाता है तो सोफे पर अपनी नाम से जुड़ जाने वाली वाइफ को देखता है तो उसके साथ बेदर्दी दिखाता है, उसे डराता है। पर इसके उलट जब वह उसके चेहरे को देखता है तो 2 कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि जिस लड़की को उसने देखा था और जिसके चेहरे पर वह डर देखना चाहता था, ये देख अधिराज का दिल खुद धक्के से रह जाता है। अधिराज क्या है क्या नहीं ये तो अभी किसी को उतना नहीं पता, पर वह कोई अच्छा इंसान भी नहीं था। पर न जाने क्यों आरू को इस हाल में देख उसके दिल में एक दर्द सा होता है। वह वहां से बाहर निकल जाता है और खुद की किस्मत के बारे में सोचने लगता है। जिस लड़की से उसे खिंचाव महसूस किया, पर वह उस लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था और खासकर तो उस लड़की के भी बारे में कि वह उसे कितना डरती है। तो फिर सवाल ये हो चुका था कि उसने उससे शादी क्यों की। तभी उसे अपनी माँ का ध्यान आता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि जरूर इन सब में उसकी माँ का हाथ है। ये सोच वह अपनी माँ से मिलने का सोचता है, पर तभी उसे अंदर से आरू का डर से पैनिक करने की आवाज आती है। अभी कुछ दिन पहले या यूं कहूं एक दिन पहले ही जब वह आरू के करीब गया था तो उसने बताया था कि वह उससे डरती है, पर उसके डर को वह उसके अपने बर्ताव से और भी ज्यादा बढ़ा चुका था, जो इतनी आसानी से कम नहीं होने वाला था। अधिराज आरू को इतना पैनिक करता देख वह उसके कंधे पर हाथ रखता है तो आरू इधर उधर कर उसके हाथ को झटक देती है, पर अधिराज उसे फिर भी पकड़ता है। पर आरू को इतना पैनिक करते देख वह पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है और उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। उसके ऐसा करने से आरू के दोनों हाथ उसके कंधे पर आ जाते हैं। वह दोनों इस समय इतनी नजदीक थी कि अचानक आरू के मुंह से एक आवाज निकलता है, डेविल। ये क्या उसके गले लग जाती है और अधिराज अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये कौन सा रिश्ता था? एक ही इंसान के एक चेहरा से कितना डर, तो वही अंधेरे में छिपे इस इंसान से बिना किसी डर झिझक से उसके गले लगी थी। दोनों काफी करीब थे। आरू उसे और भी जोर से पकड़ती जा रही थी, जैसे वो उसके पूरे शरीर में खुद को समा लेना चाहती है। वह रोते हुए बोलती है, प्लीज डेविल मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अधिराज को जो खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और इतना तो जानता था, शायद आरू अभी तक उसकी पहचान को नहीं पहचान पाई है। यह महसूस कर वह आरू की पीठ पर हाथ रख उसके बालों को सहलाने लगता है और उसके कानों के पास जाते हुए उसे बोलता है, शुश। उसके ऐसा करते ही आरू के मुंह से आवाज निकालना बंद हो जाती है। निकलती है तो सिर्फ सिस्कियां। काफी देर तक ऐसा ही होता रहता है। फिर कुछ देर बाद अधिराज को महसूस होता है कि आरू कुछ बोल नहीं रही है। यह महसूस होते ही वह आरू को अपने से दूर कर वैसे ही पकड़े लाइट्स को ऑन करता है और इस समय दोनों ही ऐसे ही खड़े थे। अभिराज बेहद करीब से आरू का चेहरा देखने लगता है, जो कि बेहोश हो चुकी थी। अधिराज उसके चेहरे से होते हुए उसके मान पर सिंदूर पर बार-बार नजर जा रहा था। यह महसूस होते ही वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर वह उसे वैसे ही ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए वह आरू को बिस्तर पर लेटा देता है। अधिराज आरू को एकटक देखने लगता है। आरू इस समय लहंगे और चोली में ऐसे ही बेसुध से लेटी थी। वह उसके पूरे शरीर को देखता है, जो एक खूबसूरती की मिसाल थी, जो शायद आने वाले समय में वही उसकी कमजोरी बनने वाली थी। अधिराज की आंखों में इस समय कोई इमोशन नहीं थे। वह आरू को ध्यान से देखते हुए बोलता है, चाहे किसी भी सिचुएशन से मेरी मां ने तुम्हें मेरे साथ जोड़ ही दिया है। मैं तुमसे दूर रहना चाहता था पर ऐसा नहीं हो पाया। मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया, उसकी गुस्ताखी की वजह से मैंने यह शादी करना चाहा, पर किस्मत ने मुझे तुमसे जोड़ दिया। मां को इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, पर तुम्हें मुझे अपने पति के रूप में अपनाना होगा और इसी चेहरे के साथ और इसी डर के साथ। तुम्हें उस डेविल को भूलना होगा और यदि तुम नहीं भूली तो मैं ये समझ जाऊंगा कि यह सच होता है कि लड़कियां शादी के पीछे किसी और के साथ संबंध रखना चाहती हूं। भले ही वह इंसान में ही क्यों ना हो, तुम्हें मुझसे मेरे ही तरह से अपनाना होगा। ये बोल वह झुककर आरू के माथे को चूम लेता है और उठकर वहां से चला जाता है।
आने वाले समय में उनकी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी ये तो नहीं पता, पर अधिराज की बातों से उसकी पोजीशनेस देखी जा सकती थी। आरू के प्रति जो शायद अब दोनों की किस्मत लिखी जा चुकी थी, अब यह उन दोनों के ऊपर था कि वह कैसे अपने रिश्ते को अपनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में यानी कि अनिरुद्ध के कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आंख आंसुओं से लाल हो गया था। वो खुद को समेटे वहां पर बैठी थी। आने वाले समय में क्या होने वाला है ये सोच उसका डर से हाल बेहाल था। तभी अनिरुद्ध अपने कमरे का दरवाजा खोल अंदर आता है। अनिरुद्ध को अंदर आता देख रिया की पकड़ अपने लहंगे पर कस जाती है। अनिरुद्ध थोड़ा लड़खड़ा रहा था। उसको ऐसे देख ना जाने क्यों रिया के अंदर एक डर फैल जाता है। तभी रिया वहां से उठ जाती है। उसको उठकर जाता देख पीछे से अनिरुद्ध उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। यह महसूस होते ही रिया की आंखों में दर्द से सहज जाती है। तभी अनिरुद्ध बोलता है, कहां जा रही हो अपनी आशिक के पास। ये सुनते ही रिया की आंखों में हैरानी छा जाती है और वह डरकर अनिरुद्ध को देखने लगती है। तो अनिरुद्ध बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। अरे मैंने सोचा था कि तुम कितनी भी होगी कम से कम इस शादी के प्रति वफादार होगी, पर तुमने तो मेरे परिवार की एक बार भी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। ये बोल उसका हाथ गुस्से में मरोड़ने लगता है और उसे अपने पास खींच लेता है। रिया की आंखों में दर्द से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। तभी अनिरुद्ध उसके गालों को जोर से दबाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस 2 टके के लड़के के साथ भागने की। अगर भगाने का इतना ही मन था तो पहले क्यों नहीं भागी। मेरे परिवार वाले तुम्हारे घर पर बारात लेकर खड़े थे और तुम मेरे पापा की इज्जत को नीलाम करने चली थी। ये कह वह अपने हाथ को उसके गालों पर कसने लगता है। यह महसूस होते ही रिया रोने लगती है। तभी अनिरुद्ध उसके आंसुओं को देख उसके हाथों को झटक देता है। रिया धम्म से बिस्तर पर गिर जाती है। तभी अनिरुद्ध उसको हाथ दिखाते हुए कहता है, यह मत समझना कि तुम कोई हूर की परी हो जो मैं तुम्हारे करीब आने के लिए मर रहा हूं। कौन जानता है कि तुम अपनी उस आशिक के साथ मिलकर ना जाने कितनी रातें रंगीन की होगी। उसकी इतनी कड़वी बातें सुन रिया के दिल में एक तेज सा दर्द होता है और वह सिसकने लगती है। अनिरुद्ध खुद को संभालते हुए अपनी शेरवानी उतारकर वहीं पर फेंक देता है और जाकर रिया की तरफ झुकता है तो रिया डरकर अपनी आंखें और नीचे कर खुद को कवर कर लेती है। ये देख अनिरुद्ध उसके बगल में रखा तकिया उठाकर वहां से जाकर सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लेना। जो तुमने मेरे साथ किया है वह तुमने अच्छा नहीं किया। ये कह वह सोफे पर लेट जाता है। उसे वो बात याद आता है जब रितेश उसे सब कुछ बताता है, क्योंकि अनिरुद्ध भी यह जानता था कि रिया उस राहुल से प्यार करती है, पर राहुल कैसा लड़का था उसको ये बात अच्छे से पता था। पर रिया काफी जिद्दी लड़की थी जो इतनी आसानी से कोई बात नहीं मानने वाली थी। तो राधिका की सिक्योरिटी के बाद भी उसने अपनी गार्ड को वहां पर लगाया था। वह रिया से शुरू से ही प्यार करता था, पर रिया कभी भी उसकी तरफ देखा नहीं। अगली सुबह राजावत विला अधिराज के कमरे में इस समय आरू एक सुकून के साथ सोई हुई थी। तभी उसके रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। रूम का दरवाजा खुला था पर बाहर से ही प्रीता और श्रुति दोनों ही दरवाजा खटखटा रही थी। पर आरू की नींद नहीं खुल रही थी। ये देख दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वहां पर राधिका जी आती है। राधिका के हाथ में एक कपड़ा था, वह उसे लेते हुए अंदर चली जाती है। वह देखती है तो आरू बेसुध सी बिस्तर पर आधे टेढ़े सोई है। ये देख राधिका जी एक बार पूरी तरह से आरू को ऊपर से नीचे तक चेकआउट करती है। उन्हें पता था अधिराज इस कमरे में आया था, पर वह आरू को जब देखती है तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। पर वह अपनी स्माइल को छुपा लेती है। फिर वह एक तेज आवाज लगाती है, अरुंधति। तभी अरुंधति नींद में ही बोलते हैं, कौन है बे जो मुझे इस नाम से पुकार रहा है। ये सुनते ही राधिका जी उसे घूरने लगती है तो वही प्रीता श्रुति की हंसी निकल जाती है। तभी वहीं पर रखा जग का पानी राधिका जी उसके पूरे चेहरे को उड़ेल देती है। यह महसूस होते ही आरू की जोर से चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी जब वह आंखें खोलती है तो सामने राधिका जी का चेहरे में गुस्से से लाल देख वह जोर से चिल्लाती है, हिटलर। और फिर तभी अचानक उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। वह खुद को देखती है, फिर सामने राधिका को देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी राधिका उसे देख स्ट्रिक्ट टोन में, अब आप यहाँ की बहू है ना कि पहले की तरह जो आप इतनी देर तक सोई रही। या सुन आरू अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसे जो गुस्सा आ रहा था तभी राधिका उसे वह बैग देते हुए, ये रहा कपड़ा और आप जल्द से जल्द इसे पहनकर बाहर आ जाए। वो वहां से चली जाती है और साथ में प्रीता और श्रुति को भी लेकर निकल जाती है। वही आरू कभी उन कपड़ों को देखती तो कभी खुद को। वो उठकर वॉशरूम की तरफ अंदर जाती है। वॉशरूम काफी बड़ा और लग्जरियस था। उसने अपनी लाइफ में ये सब पहली बार देखा था, पर उसे इस समय कुछ भी एंजॉय करने का मन नहीं कर रहा था। वो खुद को एक बार मिरर में देखती है तो खुद को पहचान नहीं पाती। वह अपने हाथ को ले जाकर अपनी मान पर रखती है। तभी उसे अधिराज की कल की हरकत याद आती है। ये सोच उसकी आंखों से एक बूंद आंसू फिर लुढ़क जाता है। वो शॉवर लेने चली जाती है और मन में बस एक चीज कहती है, आपने मेरी शादी जरूर करा दी हिटलर, पर आप भी पछताएंगे कि आपने यह शादी क्यों करवाई। शायद आपने मुझसे पंगा लेकर गलतियां कर दी है। वही ग्रेवाल हाउस में रचना पूरी तरह से मायूस होकर आंगन में सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी। वह पूरी रात सो नहीं पाई थी कि उसकी बेटी कैसे उस घर में उस इंसान के साथ रही होगी। ये सोच ही उनका दिल अंदर एक अनहोनी डर से कांप रहा था। वही सभी आकर बैठते हैं। तभी लता आकर बोलती है, काकी चलो नाश्ता कर लो, बन गया है। रचना बोलती है, मुझे मन नहीं है। तभी बरखा उनके पास आते हुए, मन कैसा नहीं आपका? आप कल भी कुछ नहीं खाया है और अभी तक कुछ नहीं खाया है, ऐसे ही चलता रहा तो कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। ये बोल उन्हें उठाकर चेयर पर बैठाती है। धीरे धीरे सभी लोग बैठ जाते हैं। लता जो अब तक सब कुछ जान चुकी थी क्योंकि वह भी वहां पर गई हुई थी। तभी वहां पर अपने कमरे से निकलकर वैभव बाहर आता है। वह सभी को देखते हुए बड़े खुश अंदाज में बोलता है, गुड मॉर्निंग। पर उसे कोई उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब तो नहीं देता। पर बरखा धीरे से गुड मॉर्निंग बोलती है। ये देख वैभव को बड़ा अजीब लगता है। तभी वह पूछता है, क्या हुआ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आप सभी इतने उदास बैठे हुए। बोल अपने चेयर खींचकर बैठ जाता है। तभी वह इधर उधर देखते हुए, मेरी प्रिंसेस अभी तक नहीं उठी। सुबह के 9 बजे बज गए हैं, कहाँ है वह? वैभव की बात सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देख वैभव को कुछ अजीब लगता है। वह बोलता है, क्या हुआ है? आरू ठीक तो है ना, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है? ये बोल उठकर खड़ा हो जाता है और उसके कमरे में जाने लगता है। तभी रचना की हल्की रुआसी और तेज आवाज आती है, रुक जाओ वैभव। वैभव के कदम रुक जाते हैं। तभी रचना रोते हुए बोलती है, आरू अब इस घर से चली गई है। अब वह कभी इस घर में नहीं आ पाएगी। ये सुन वैभव के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वह हड़बड़ाकर बोलता है, क्या? एपिसोड 36 आरू अधिराज की शर्ट में वैभव का अधिराज के कदमों में गिरना। आरू की कसम। अब आगे रचना की यह कहने पर कि आरू अब कभी वापस नहीं आएगी, वह इस घर को छोड़कर चली गई है। वैभव के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह नासमझी के भाव में रचना की तरफ आते हुए बोलता है, छोटी मां आप ये कैसी बातें कर रही है और आप रो क्यों रही है? हुआ क्या है और आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? आरू के साथ ऐसा कुछ था तो आप सभी अब तक चुप क्यों हैं? मैं अभी जाता हूँ, उसके बारे में पता करता हूँ, वह मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। वह इसके आगे कुछ कहकर बाहर निकाल पता। तभी ब्रजेश जी की आवाज आती है, वैभव बेटा रुक जाओ। वैभव उनकी आवाज पर रुक जाता है और उन्हें देखते हुए बोलता है, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ आरू गायब है और आप मुझे रुकने को बोल रहे हैं। तभी राजन बोलते हैं, वैभव हमारी बात सुनो और बैठो, उसके बाद तुम्हें जो भी निर्णय लेना है लेना। अपने परिवार को इतना ज्यादा अजीब बिहेव करते देख और रचना को रोते देख उसे समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। इसलिए वह बैठकर बात करना ही जरूरी समझता है। वह जाकर बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर। तभी राजन एक गहरी सांस लेकर उसे वह सब बातें बताने लगते हैं जो अभी पिछले दिन घटित हुआ। वैभव को शादी तक तो पता था, पर शादी किससे हुई है ये बात नहीं पता थी क्योंकि वह अधिराज के पीछे चला गया था। पर जैसे ही वह सुनता है कि आरू की शादी अधिराज से हुई है तो उसके अंदर एक डर घर कर जाता है और उसी के साथ साथ गुस्सा भी भर जाता है। उसे अधिराज की वह बात याद आती है कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुन नहीं वैभव उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, इतनी बड़ी बात हो गई और आप सभी ने मुझे अब तक बताना जरूरी नहीं समझा। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? तभी अमित बोलते हैं, बेटा हमें खुद ही नहीं पता था कि क्या हो गया। न जाने ऐसी क्या गलती आरू ने लिखी थी जिसकी सजा उसको इस तरह से दी गई। तभी वैभव थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाते हुए, पापा ये कौन सी बात हुई कि उसने गलती की और उसको ये सजा मिली? मैं उस इंसान के साथ अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये बोल वह तेज कदमों से बाहर चला जाता है। उसे कोई रोकता नहीं क्योंकि हर कोई जानता था कि वह किसी की नहीं सुनेगा। वहीं दूसरी तरफ राजावत विला में वही सभी लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे आरू का इंतजार कर रहे थे और साथ में अधिराज का भी, क्योंकि अधिराज अभी तक घर आया नहीं था।
तभी उन्हें सीढ़ियों से उतरती हुई आरू पर नजर जाती है तो सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और राधिका आरू को घूरने लगती है। आरू अपने दर्द को पूरी तरह से अपने अंदर रख अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए वहां पर आती है और दादी के पास बैठते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग प्रीता ऐसे ही करते करते सारे शख्स को गुड मॉर्निंग बोल देती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें अब तक लगा था कि न जाने अगली सुबह क्या रिएक्शन होगा और क्या होने वाला है, पर आरू का इतना ठंडा भाव देख कोई समझ नहीं पाता। वही प्रीता और श्रुति जो अपने मुंह में पराठे को डाल रही थी, उनके खाना मुंह से बाहर आ जाता है। ये देख आरू बोलती है, क्या हुआ, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी दादी आरू के सर पर हाथ फेरते हुए, बेटा क्या आपके पास कपड़े नहीं थे। आरू बेफिक्री से बोलती है, दादी माँ वो तो साड़ी था और आपको अच्छे से पता है मुझे साड़ी पहनना नहीं आता तो मैं कैसे पहनती, और वहाँ पर उस रूम में कोई कपड़ा नहीं था। वहाँ की कबर्ड में सिर्फ यही कुछ कपड़े थे तो मैं पहन के चली आई। आखिर मुझे मेरी हिटलर आई नींद मेरी सासू माँ ने कुछ देर में नीचे आने को बोला था। आरू का ऐसा रूप और ऐसी बातें सुन सभी हक्का बक्का रहते हैं, क्योंकि इस समय आरू ने एक शर्ट पहनी हुई थी जो कि अधिराज की थी। अधिराज की लंबी पर्सनैलिटी की वजह से आरू के छोटेपन की वजह से वह शर्ट उसके घुटने के नीचे तक जा रही थी। दरअसल आरू ने जाकर नहा तो लिया और जैसे ही वो कपड़ा खोलकर देखती है तो उसमें साड़ी देख उसका मुंह बन जाता है। आरू को समझ नहीं आता वह इसे कैसे पहने, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वह मन में बोलती है, बहुत शौक है ना आपको मुझे इस घर की बहू बनाने का, अब आपकी बताती हूँ कि कितनी मॉडर्न बहू आपने चुनी है। बहुत सभ्यता की बात करती है ना ये बोल वह अधिराज की अलमारी से एक शर्ट लेती है और उसे देख मुंह बनाते हुए है कितना लंबा है, और फिर पिछली रात की बातों को याद करते हुए और कितना खतरनाक है वह कुछ सोच में कपड़े को पहन लेती है। इस समय आरू ने सिर्फ एक शर्ट पहनी थी जो उसके घुटने के नीचे तक आ रहा था। आरू हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनती थी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और राजवंश परिवार में भी सभी को उसको इस तरह से देखने की आदत थी, पर बात कुछ अलग थी। तभी दादी बोलती है, बेटा आप नाश्ता कर लीजिए, और फिर पूजा को कुछ इशारा करती है तो पूजा हाँ में सिर हिलाती है। तभी अधिराज अंदर आता है तो सभी जो आपस में बात कर रहे थे शांत हो जाते हैं। तभी उसकी नजर सामने आरू पर जाती है तो उसे देख उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और आंखें एकदम लाल। तभी उसे धीरेन्द्र की आवाज आती है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तभी अधिराज बोलता है, हमें भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। ये कह वह वहां से चला जाता है। वही राधिका आरू को घूरते हुए धीरेन्द्र के साथ चली जाती है। वही स्टडी रूम में अधिराज अपनी चेयर पर आराम से बैठा हुआ था और एक टक राधिका और धीरेन्द्र को घूरे जा रहा था। धीरेन्द्र भी चुपचाप बैठे हुए थे तो वही राधिका भी इस समय शांत थी। थोड़ी देर बाद राधिका बोलती है, आपको हमसे इस शादी के बारे में कुछ पूछना है। ये सुन अधिराज के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, और मैं पूछूंगा जैसे आप बता देंगी। राधिका बोलती है, जब आपको इस शादी के बारे में कुछ नहीं पूछना है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपको यह शादी निभानी है किसी भी हाल में। तभी अधिराज मुस्कुराते हुए, हमारी डील या मेरा प्रॉमिस सिर्फ इतना तक था कि जिस भी लड़की से आप शादी करवाएंगे मुझे करना है, ना कि यह कि मुझे उसके साथ निभाना है। तो आप मिसेज राजावत मुझे मत सिखाई कि मुझे अपने उस पत्नी के साथ रिश्ता निभाना है या क्या करना है, क्योंकि मैं चाहे जो भी करना चाहूंगा आप करने से मुझे नहीं रोक सकती। पर हाँ आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तभी धीरेन्द्र जी बोलते हैं, क्या। तभी अधिराज अपने पैंट की जेब से सिगरेट निकाल अपने मुंह में डाल एक लंबा कश लेते हुए उसे फूंकते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं यह शादी बाहर किसी को भी अनाउंस ना हुई। सुन अधिराज और धीरेन्द्र ना समझी में उसे देखते हैं। अधिराज बोलता है, मैं चाहता हूं ये शादी जितना सीक्रेट रख सके उतना रखें। ये राधिका उसे देखते हुए, और वह क्यों, दुनिया के सामने यह शादी हुई है तो आप इसे ओपन क्यों नहीं करना चाहते हैं, और सभी को लगभग पता है कि आपकी शादी हो चुकी है। तो अधिराज अपने सिगरेट की कस लेते हुए बोलता है, दुनिया के सामने शादी हुई है ना कि उसका चेहरा दिखाया गया है। ये सुन राधिका बोलती है, आपको कैसे पता कि उनका चेहरा कोई नहीं देखा है। दरअसल राधिका ने शादी होते समय ही सबको जाने के लिए कह दिया था। तभी अधिराज बोलता है, इतनी छोटी सी बात को आप ये बोल रहे हैं कि मुझे कैसे पता है। तभी धीरेन्द्र जी कहते हैं, इस शादी को हमने आज ही रिसेप्शन पार्टी के लिए बोला था, आप क्या चाहते हैं दुनिया के सामने मेरी जगह हंसाए हो। तभी अधिराज बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी नई नवेली बहू को मैं छोड़ दूं। उसकी यह बात सुनते ही दोनों ही उसे घूरने लगते हैं। तभी अधिराज फिर से अपने सिगरेट के काश लेने लगता है। ये देख अंदर ही अंदर राधिका को टीस उठती है। आखिर उनके बेटे की इतनी बुरी आदत जो वह न जाने कब से छुड़ाने की कोशिश की थी, वो आखिर इस चीज को कैसे छुड़ाए। वह मन में बोलती है, आरू उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बेटे को जल्द से जल्द अपने उस चुड़बुलपन में ढाल लोगी। ये बोल वह गहरी सांस लेती है। अधिराज का ये कहना कि क्या मैं आपकी बहू को छोड़ दूं साफ और स्पष्ट तौर पर एक धमकी थी कि उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और सामने वैभव को देख अधिराज मन में बोलता है, आ गया साला। वही वैभव जब सामने राधिका और धीरेन्द्र जी को देखता है तो वह थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, मुझे अधिराज से बात करनी है। मैं आप लोगों से भी बात करना चाहता हूं, पर अभी नहीं। वैभव को साफ तौर पर यह कहना यही था कि उन दोनों को यहां से जाना चाहिए। इस बात पर उन दोनों को नाराजगी भी होती है, पर अभी सिचुएशन अलग था, इसलिए बिना कोई रिएक्ट किए राधिका और धीरेन्द्र वहां से निकल जाते हैं। निकलते निकलते राधिका बोलती है, हमें भी आपसे बात करनी है और आप चाहे तो हम एक अपनी मीटिंग रख सकते हैं। वैभव हंसते हुए, यही तो बात है, आप एक छोटी सी बात को भी मीटिंग रखती है तो आपकी यह जबरदस्ती की गई शादी आगे क्या मेरी बहन की जिंदगी में रंग लाएगी। उसकी यह बात सुन राधिका उसे घूरकर चली जाती है क्योंकि उन्हें अभी कोई बहस नहीं करनी थी। वही वैभव अंदर आते ही अधिराज जो सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था, तभी वैभव की नजर अधिराज के बदल में जाती है जो न जाने कितनी सिगरेट फेंकी गई थी। ये देख वह जाकर अधिराज के मुंह से सिगरेट छीनकर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही अधिराज उसे गुस्से में घूरता है। तभी वैभव उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सारी बातें छुपाने की, और तू कैसे मेरी बहन से शादी कर सकता है। अधिराज उसे गुस्से में देखने लगता है और एक झटके में अपना कॉलर छुड़ाकर उसे दूर धकेल देता है, जिससे वैभव दूर हो जाता है। तभी अधिराज बोलता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलर पकड़ने की। वैभव जो जमीन पर गिर चुका था वह उसे गुस्से में देखने लगता है। वह इस समय तिलमिलाया हुआ था। तभी अधिराज उसे ध्यान से देखता है और उसे देख वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देख वैभव कुछ समझ नहीं पाता। तभी अधिराज हंसते हंसते ही सोफे पर लीन हो जाता है और उसे देख बोलता है, वह क्या बात है। वैभव ग्रेवाल का शब्द और आंख कुछ मैच नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बोलना कुछ चाहते हैं, सुनना कुछ चाहते हैं। वैभव को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। उसको ऐसा करते थे अधिराज की फिर से हंसी छूट जाती है। तभी वैभव खुद को संभालते हुए अधिराज के पास जाता है और एक मुक्का खींचकर अधिराज के गाल पर मारता है, जिससे अधिराज इस सोफे पर लुढ़क जाता है और उसे एक तेज झंझनाहट अपने गाल पर महसूस होती है। अधिराज अपने गाल पर हाथ रखते हुए, तेरी मुझे यही हरकत नहीं पसंद है। ये बोल वह जैसे ही वैभव को मारने जाता है वैसे ही उसे वैभव की आंखों में आंसू दिखता है। ये देख अधिराज अपना हाथ रोक लेता है। जब वैभव अधिराज को रुकता देखता है तो वैभव अधिराज के पास जमीन पर बैठ जाता है। ये देख अधिराज 2 कदम पीछे हो जाता है। वो वैभव के पास बैठकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए, वैभव क्या हुआ, तू ऐसे क्यों। तभी वैभव की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, राज मैं किसी अधिराज राजावत से नहीं अपने उस दोस्त से बात करने वाला हूं जो दुनिया की नजर में भले ही क्रूर हॉटेड हो, पर वो दिल से कितना अच्छा है जिसे मैं बहुत अच्छे जानता हूं, और कहीं ना कहीं तू मेरे दर्द को भी समझ गया होगा। मैं तेरे साथ हमेशा साया बना कर रहा हूं। मुझे पता है तुझे इस शादी के बारे में नहीं पता था और यह शादी तुम्हारी मां ने करवाई है, पर यदि शादी तुम्हारी मां ने कराई है तो ये पूरी जिंदगी तुझे निभाना ही है। और जिस हिसाब से तूने कल कहा, ये कहते ही वैभव चुप हो जाता है क्योंकि उसे अधिराज की कल की कही हुई बात आती है कि जो उसने अपनी पत्नी के साथ करने का दावा वैभव के सामने किया था, तब तो वैभव को कुछ पता नहीं था, पर जब से उसे पता चला है कि अधिराज की शादी आरू से हुई है तब से उसके दिल में एक ही डर था, कहीं अधिराज ने उसके साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं की। ये सुनते ही अधिराज वैभव का कॉलर पकड़ते हुए, क्या तू मुझे इतना गिरा हुआ समझता है। वैभव उसे देखने लगता है तो अधिराज उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। वैभव ऐसे ही बैठा रहता है। तभी अधिराज कहता है, हाँ ये सच है कि मैं इस शादी के खिलाफ था, और यह भी सच है कि मैं उसे लड़की के साथ गलत करने वाला था क्योंकि मैं उसे डराना धमकाना चाहता था, पर वैभव में इतना गिरा हुआ नहीं हूं किसी लड़की के आबरू के साथ में खेलूं। और तुम्हें भी अच्छे से पता है मेरी गलती ना रहते हुए भी मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। ये सच है कि मैं एक प्लेबॉय हूं, पर तब तक जब तक खुद कोई मेरे पास नहीं आता मैं आज तक किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, तो तुझे लगता है कि मैं खुद की पत्नी के साथ जो मेरे साथ पूरे लाइफ टाइम तक जुड़ चुकी है उसके साथ ऐसा कुछ करूंगा। वैभव भींगी आंखों से देखने लगता है। तभी अधिराज उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त मुझे गलत समझेगा। तभी वैभव अपने आंसू पोंछ उठकर खड़े होते हुए बोलता है, मुझे पता है राज की तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे।
पर मन में एक डर हमेशा रहेगा कि तुम्हारी अतीत और तुम्हारा फ्यूचर, तुम जो हो और तुमसे जुड़े लोगों के साथ जो खतरा है, उसमें कहीं मेरी यह मासूम सी बहन भी ना घिस जाए। अधिराज उसकी तरफ एक आईब्रो चढ़ाते हुए, क्या सच में तुम्हारी बहन मासूम है? उसका ये बात सुन वैभव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर फिर भी वह कहता है, चाहे वह कितने भी समझदार हो, चाहे कितनी भी नासमझी करे, पर है तो एक बच्ची। पर फिर वैभव अपने आंसू पोंछते हुए, शादी चाहे जैसी भी हो, पर यदि कभी मुझसे पूछा जाता कि मेरी बहन की शादी तुमसे करना है, तो मैं कभी जिंदगी में तुझसे शादी नहीं करने देता। पर अब जब हो ही गई है, तो मैं तुझसे इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि तू मेरी बहन के सामने अपनी जानवरपंती नहीं दिखाएगा। ये सुनते ही अधिराज उसे घूरते हुए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वैभव बोलता है, इसे तुम चाहे जो समझ सकते हो। ये कह वह जैसे ही जाने को होता है, वैसे ही अधिराज का फोन बजता है। अधिराज अपने फोन पर नंबर देखता है तो उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। फोन जैसे ही उठता है, वैसे ही उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन अधिराज हंसते हुए, मार दो उसे। ये सुनते ही वैभव अपनी आंखें कसकर बंद कर बोलता है, कैसे रहोगी तुम आरू इस इंसान के साथ? वही अधिराज के कमरे में आरू बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने अभी भी वही शर्ट पहनी हुई थी, उसकी आंखें नम थी। उसे रचना के बारे में ख्याल आ रहा था। वह रोते हुए बोलती है, कसम से मां, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। तभी रूम के बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। आरू देखती है तो वहां पर श्रुति रहती है। वह उसे अंदर बुलाती है तो श्रुति जल्दी से अंदर आ उसे कुछ कपड़े देते हुए बोलती है, ये ले, इसे पहन ले, फिर हम तेरे लिए शॉपिंग करेंगे। ये बोल वह जाने की होती है, तभी आरू बोलती है, प्रियांशु कहां पर है? ये सुनते ही श्रुति बोलती है, प्रियांशु का कॉल आया था, वह शिवम के यहाँ गया है। ये सुनते ही आरू कुछ नहीं कहती। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। श्रुति डरकर वहां पर देखती है, तभी अंदर अधिराज आ जाता है। अधिराज को देखते ही श्रुति डरकर वहां से तुरंत निकाल कर भागती है। वही आरू की नजर जैसे ही अधिराज पर पड़ती है तो उसके शरीर में एक ठंडक सा महसूस होता है। वही अधिराज अपनी जेब में हाथ डाले आरू को ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा था और उसकी आंखें सख्त होती जा रही थी। वह आरू की तरफ अपनी कदम जैसे ही कदम बढ़ाता है, वैसे ही आरू जोर से चिल्लाती है, दूर रहना मुझसे। एपिसोड 37 अधिराज आरू की अनवांटेड करीबी क्रिया की डर और पहली रसोई। अब आगे अधिराज जब कमरे में आता है तो आरू को अपने कमरे में वैसे ही पाता है। ये देख उसकी नजर सख्त हो जाती है और वह आरू की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगता है। उद्धरण, ये देखा आरू बिस्तर पर से ही बोलती है, वही रुक जाओ। ये सुन अधिराज के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम मुझे रुकोगी और मैं रुक जाऊंगा। आफ्टर और हम हस्बैंड वाइफ हैं। ये बोल उसके पास चला जाता है। आरू को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। वह ऊपर से भले ही अपने आप को सख्त दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे काफी डर लग रहा था। तभी अधिराज बोलता है, मेरी शर्ट उतारो। ये सुनते ही आरू नासमझी में बोलती है, आ क्या? तभी अधिराज बोलता है, मुझे अपनी बात दोहराना बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दे रहा हूं। तो मैंने कहा मेरी शर्ट उतारो है। ये सुनते ही आरू डरकर वही सहम जाती है और वह ना में सिर हिलाती है और बोलती है, मैं बस जा ही रही थी। यह बोल श्रुति के दिए हुए कपड़े को उठाती है और बाथरूम में जाने लगती है। तभी अधिराज की नजर उसके खुली हुई पैरों और कंधे से सरकती हुई शर्ट पर पड़ती है। वह आरू का हाथ पकड़ लेता है। ये देख आरू के शरीर में एक अलग ही सनसनाहट फैल जाती है। अधिराज हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे आरू की पीठ उसके सख्त सीने से लग जाती है। अधिराज उसके कान के पास जाकर, मुझे मेरी शर्ट अभी चाहिए। आरू हल्की नम आंखों से, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी अधिराज उसके हाथों को वैसे ही पकड़े उसकी कमर पर लगाकर उसे अपने और पास खींच लेता है और बोलता है, तुमने किससे पूछकर मेरी कमर में हाथ डाला और मेरे कपड़े पहनने की कोशिश की? आरू की आंखों में आंसू आ जाता है और वह बोलती है, मेरे पास कपड़े नहीं थे। तभी अधिराज, तो इसका मतलब तो यह नहीं कि तुम मेरे सामान को यूज करने लगो। आरू अंदर ही अंदर डर भी रही थी, पर वह बात अच्छे से जानती थी कि जब तक वह अधिराज के सामने खड़ी बैठी नहीं रहेगी, वह उसे ऐसे ही डराएगा। तभी वह थोड़ी गुस्से में नजरें नीचे कर बोलती है, मैं बस 1 मिनट में आई। ये बोल वह फिर से जाने लगती है। अधिराज उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच लेता है। इस समय दोनों के चेहरे एकदम पास थे। आरू को अपने चेहरे पर अधिराज की गर्म सांसें फील हो रही थी। आरू अपनी नजरें नीचे की हुई थी, क्योंकि उसे अधिराज की आंखों से ही तो सबसे ज्यादा डर लगता था। वही अधिराज एक टक आरू के चेहरे को देख रहा था। आरू अधिराज से बहुत छोटी थी, जो उसके कंधे तक ही आती थी। वह उसकी गर्दन पर हाथ डालकर उसका चेहरा ऊपर कर देता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वह देखती है तो अधिराज एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ शर्ट के बटन खोलते हुए बोलता है, मेरी चीज कोई मुझसे बिना पूछे ली है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे मेरी चीज कोई वापस न करे तो मुझे उसे छीनना भी आता है। ये बोल उसकी शर्ट के लगभग 3 बटन खोल देता है, जिससे उसके बॉडी के ऊपरी भाग हल्के हल्के दिखने लगते हैं। आरू की आंखों से आंसू गिर जाता है और वह अपने हाथ अपने खुले शर्ट पर बांध देती है और बोलती है, प्लीज मैं दे रही हूं ना। ये बोल उसकी आंखों से आंसू अधिराज के हाथों पर गिर जाता है। तभी अधिराज उसके आंसू अपने हाथों से रगड़ते हुए बोलता है, अब तुम मेरी वाइफ हो तो इस तरह से कपड़े पहनना भूल जाओ और थोड़ा ढंग का कपड़ा पहना करो। ये कह अपनी पकड़ आरू पर कस देता है तो आयु की हल्की चीख निकल जाती है। न जाने क्यों वह इस इंसान से लड़ नहीं पा रही थी। अगले ही पल अधिराज की नजर आरू के होठों से होते हुए उसकी खुले हुए शर्ट पर पड़ती है, जिस पर से आरू का हाथ था। ये देख अधिराज को अपने अंदर कुछ फील होता है। वह आरू की सुर्ख पिंक होठ के पास जाकर उसके होठों के कोने पर किसकर वहां से चला जाता है। यह महसूस होते ही आरू हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है और उसने उस होठों की जगह पर हाथ रखते हुए, ये क्या था? फिर अगले ही पल उसे अधिराज की हरकत याद आती है तो वह अपने कपड़े लेकर तुरंत बाथरूम में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और मिरर के सामने जाकर शैम्पू के डब्बा उठाकर जोर से मारती है और बोलती है, साला कमीना, पापी, दुष्ट दानव, तुम्हें इस दुनिया का जितने भी डेमन का नाम दिया जाना सब कम है। ये बोल वह अपने शर्ट के बटन को खोलने लगती है। तभी उसके हाथ वहां जाते हैं जहां अधिराज ने छुआ था। वह उस जगह को छूते हुए बोलती है, यह एहसास मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। पर फिर खुद को झटकते हुए वो कपड़े चेंज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक क्लब में जहां पर काफी ज्यादा शोर था, लोग अपने अपने में ही मस्त होकर अपने में ही मशगूल थे। वही एक तरफ एक साइड एक लड़का बियर पर बियर पिए जा रहा था। उसने अब तक न जाने कितनी बार पी चुका था, आज उसे बियर से ही हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा था। तभी उसके बगल में बैठा शिवम बोलता है, यार अब बस पीकर कितना पिएगा? तभी प्रियांशु बियर का घूंट लिए बोलता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। सौरभ उसे घूरते हुए, अब तू बताएगा भी कि तेरा गम क्या है? पिछले 2 दिन से तू मेरा माथा खराब करके रखा है। अरे यार बस रोता है या नशे में रहता है, मुझे लगता है तेरी मां को मुझे बताना पड़ेगा कि तू यहाँ क्या गुल खिला रहा है। तभी प्रियांशु रोते हुए, हाय मेरा क्या नसीब है, तुझे क्या पता दुनिया के सारे बच्चे कभी अपनी मां को छोड़कर नहीं रहते हैं, पर शायद मैं इकलौता ऐसा बेटा हूं जो अपनी मां की साया से भी दूर रहना चाहता हूं। ये बात सुन शिवम उसे देखते हुए, क्या क्या मतलब? तभी प्रियांशु बोलता है, तुझे नहीं पता मैं आज कितनी तकलीफ में हूं। साला मेरी जान, मेरा गुल्ली चिक्की पुन्नी, मेरा पानी बताशा आज से मेरी नहीं रही, वो किसी और की हो गई, वो इस दुनिया से चली गई। यह बोल वह रोने लगता है। तभी शिवम बोलता है, क्या मतलब है तेरा? तभी प्रियांशु फिर से एक शॉट लेते हुए, आज से हमारी फुलझड़ी इस दुनिया से गायब हो गई, उसे एक माफिया ने रातों रात ही गायब कर दिया, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। शिवम चिल्लाकर बोलता है, क्या? वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन रिया अब तक अपने कमरे में थी। वहीं नीचे अनिरुद्ध की बुआ सुषमा बोलती है, देख रही हो मां, नई नवीली दुल्हन है, सुबह सुबह घर में बाहर आना चाहिए, तो महारानी अंदर सोई हुई है। क्या जमाना है, पहले तो हम सभी सुबह में ही उठकर बैठ जाते थे। तभी दादी बोलती है, हो सकता है बेटा लेट सोई हो। तभी सुषमा अपनी मां को चढ़ाते हुए, अरे मां आप नहीं जानती, इन बड़े घराने की यही चोचले होते हैं। तभी वहां सुरभि आते हुए बोलती है, बड़े घर के तो हम भी हैं बुआ, तो क्या हमारे अंदर भी बहुत सारे चोचले हैं? ये सुन सुषमा गुस्से से लाल हो जाती है और वह बोलती है, तुम अपना मुंह बंद करके रखा करो, एक काम की भी नहीं हो। आज शादी के तुम्हारे इतने साल हो गए, एक बच्चा तक नहीं दे पाई हो, पर जबान तो ऐसा चलता है कि तुम्हारे आगे कोई नहीं जीत सकता। सुरभि जैसे ही यह बात सुनती है उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी वहां पर पिंकी आते हुए, पिंकी अनिरुद्ध की छोटी बहन सुरभि के कंधे पर हाथ रखते हुए कौन
कहता है कि मेरी प्यारी सी भाभी माँ के पास उनका कोई बच्चा नहीं है। तो आप लोगों के सामने मैं कौन हूँ? मैं भी तो अपने इस भाभी माँ की बेटी ही हूँ जिन्होंने मुझे कितने नाजों से पाला है। और देखिए ना मेरे अंदर कितने संस्कार ठूस ठूस कर भरा हुआ है कि मुझे आप लोगों पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि मैं अपने भाभी माँ को कुछ भी बोलने वाले को उनका सर फोड़ दूं। पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी भाभी माँ मुझे किसी के साथ बदतमीजी करने से मना करती है। ऐसी बदतमीजी भरी बात सुन सुषमा भड़क जाती है और वो उठकर जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है वैसे ही उन्हें सीढ़ियों से आती हुई रिया दिखती है जो पल्लू को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से नीचे उतर रही थी और उसी के पीछे से श्वेता भी। श्वेता की नजर जैसे ही हाल में जाती है वैसे ही वो समझ जाती है कि फिर से कोई बहस छिड़ी है तो वही एक नजर पिंकी को घूरती है तो पिंकी सुरभि के पीछे छुप जाती है। वही सभी की नजर रिया पर जाती है तो जैसे थम सी जाती है। रिया ने रेड कलर की साड़ी पर पूरा साज श्रृंगार किया था। ये सब श्वेता जी का क्या धरा था। वह जैसे ही अनिरुद्ध के रूम में जाती है तो अनिरुद्ध वहां पर नहीं था। वह देखती है कि रिया सोई हुई है तो वह उसे जगाती है फिर उसे रेडी होने का बोलती है। रिया वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है अभी भी श्वेता जी वहां पर बैठी है। तो वह हिचकी चाहते हुए उनको देखने लगती है तो श्वेता बोलती है बेटा आपको इतनी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है बोलिए। तभी रिया बोलती है आंटी मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। ये सुन श्वेता जी उसे घूरने लगती है तो श्वेता जी का घूरना देख रिया हल्की कपकपासी जाती है। अनिरुद्ध का रात का बिहेवियर और उसकी बातें सुन कहीं ना कहीं रिया के अंदर एक अजीब सा डर फैल गया था। तभी श्वेता जी उसे खुद से डरते देख बोलती है मैंने आपसे कितनी बार कहा है बेटा कि मैं आपकी मां हूं, मुझे आंटी मत कहा करो। रिया के दिल की धड़कनें जो बढ़ गई थी वह थोड़ी शांत होती है। तभी रिया बताती है कि उसे साड़ी पहनना नहीं आता तो श्वेता जी मुस्कुराते हुए साड़ी उठाकर उसे पहनाने लगती है और साथ में उसे पूरा तैयार करती है। नहीं रिया जब नीचे जाती है तो श्वेता जी उसे कुछ इशारा करती है तो अपने सर पर पल्लू रख जाकर दादी के पैर छूती है। तो दादी उसके सिर पर हाथ रखते हुए सदा सुहागन रहो दुधु नहाओ पूतो फलो। रिया की पकड़ अपनी साड़ी पर कस जाती है जो कि सुषमा ने अच्छे से देख लिया था। ये देख उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वही श्वेता जी उसे मंदिर में ले जाकर दिया जलवाती है और फिर उसे किचन में कुछ बनाने को बोलती है तो रिया किचन में जाने लगती है तो पीछे से पिंकी आते हुए चलो भाभी मैं आपको बताती हूँ ये बोल उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजावत विला में आरू अब तक कपड़े चेंज कर इस समय प्रीता और श्रुति के साथ उसके कमरे में थी। वही हाल में सभी बड़े लोग बैठे थे। राधिका ने अब तक रिसेप्शन की बात सभी लोगों को बता दी थी और सारे रिश्तेदारों को फोन कर रिसेप्शन न करने की बात बता चुकी थी। वही दादी भी अधिराज पर भड़की हुई थी पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी दादी बोलती है जब ये रस्म नहीं हुआ तो हम आरू की पहली रसोई तो कर ही देते हैं। अब सुबह का तो समय निकल गया तो क्यों ना शाम के समय ये रस्म रखते हैं और शाम को आरू के सारे परिवार वालों को भी बुला लेते हैं। सभी की आपस में सहमति थी। वही पूजा अपने मन में कहती है आरू वह भी खाना हे भगवान कहीं ऐसा ना हो कि किचन युद्ध का मैदान बन जाए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक पौष इलाके के फ्लैट नंबर 12 में लिफ्ट से एक शख्स अंदर आता है जो कोई और नहीं अधिराज था। वह जैसे ही सामने अधिराज को देख वह साइड हो जाता है। अधिराज को देख एक लड़का जिसकी आंखें पूरी सुजी हुई थी अचानक वह उसकी तरफ भागकर बोलता है डैडा। एपिसोड 38 खरबूजा तुम हो और चाकू मैं नया दुश्मन की एंट्री आरू की पहली रसोई। अब आगे अधिराज जैसे ही उसे फ्लैट में जाता है वहां पर कोई बच्चा उसके पास भागते हुए आता है और उसे आवाज लगाता है। अधिराज जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। वो लड़का रोने लगता है और रोते हुए बोलता है डैडा आप इतने समय के बाद क्यों आ रहे हैं मिलने, क्या आपको रूह की याद नहीं आती है। उसकी इतनी मासूम और प्यारी बातें सुन अधिराज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अधिराज उसे प्यार से अपनी गोद में उठाते हुए उसे ले जाकर सोफे पर बैठा जाता है और उसे देखते हुए बोलता है अगर पापा को रूही की याद नहीं आती तो क्या वह रूह से मिलने आते। ये सुन रूह के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह अधिराज के गाल पर किस कर देता है। तभी सामने खड़ी लड़की उन दोनों को देख रही थी। तभी वह लड़की जो कोई और नहीं स्वरा थी वह बोलती है अधिराज तुम यहाँ पर कुछ काम था। तभी अधिराज उसे घूरते हुए क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता और वैसे भी मैं तुमसे नहीं मैं अपने बेटे से मिलाने आया हूँ। ये सुन स्वरा का मुंह बन जाता है और वो किचन में जाते हुए बोलती है तुम्हें अपनी फैमिली पर ध्यान देनी चाहिए जहाँ पर तुम्हारी एक शादी हुई है और एक बीवी है। हमें हमारे सहारे छोड़ दो तुम्हें मैं ना कल प्रेषित किया था नहीं आज। अधिराज एक गहरी सांस लेकर बोला स्वरा मुझे इस मैटर में कोई बात नहीं करना है और जो डिसीजन हो चुका है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं तो इसका कोई मैटर नहीं करता और वैसे भी मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकता। ये बात सुनते ही रूह के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वह अधिराज के चेहरे पर एक किस कर देता है। स्वरा की आंखें नम हो जाती है और वह मन में बोलती है कब तक तुम हमसे ऐसे ही मिलने आओगे, कब तक मेरे बेटे के ऊपर एक झूठ की पट्टी बांधोगे। अधिराज एक नजर स्वरा को देखता है जैसे उसके मन में चल रहे सारे सवालों को समझ रहा हो पर वह कोई जवाब नहीं देता। तभी स्वरा बोलती है कुछ चाहिए तुम्हें। अधिराज उसे देखकर इतना ही बोलता है एक कप कॉफी। स्वरा गहरी सांस लेकर अपने किचन में चली जाती है। वही तब तक अधिराज रोहान रोज से बात करते रहता है। आज अधिराज उससे बहुत समय बाद मिलने आया था। जब वह भी फॉरेन में रहता था तब ज्यादा से ज्यादा उसकी वीडियो कॉल पर ही बात हुआ करती थी। रोहन एक 8 साल का बच्चा था जो उनके हिसाब से उसके अंदर बहुत ज्यादा बचपना था। उसके अंदर 8 साल के प्रति कोई मैच्योरिटी नहीं थी। वही स्वरा कॉफी लेकर आती है और उसे दे देती है तो अधिराज कॉफी पीने लगता है। तभी अधिराज स्वरा को देख बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। स्वरा बोलती है ओ तो मैं भी सोचूं आप इधर का रास्ता कैसे नाप लिए। अधिराज उसे घूरकर देखता है। तभी स्वरा एक बार रोहन को देखते हुए उसे अपना मोबाइल दे देती है जिसे देखकर खुश हो जाता है और मोबाइल लेकर वह सोफे के एक तरफ जाकर वीडियो गेम खेलने लगता है। अधिराज सीधे और सपाट लहजे में कॉफी पीते हुए स्वरा की आंखों में देखते हुए बोलता है क्या तुम राजवीर को जानती हो। ये सुनते ही स्वरा के शरीर के अंदर तक कपकपाहट गूंज जाती है और उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है जिसे देख अधिराज के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजावत जिला में आरू इस समय श्रुति के रूम में बैठी हुई थी। श्रुति और प्रीता उसे शिद्दत से घुरे जा रही थे। तभी प्रीता बोलती है यार अब तो बता दे तुमने ऐसा कौन सा कांड किया था जो हमारे उसे डेविल भाई के पाले में पड़ गई जिसे तू तो सामने भी देखना नहीं चाहती थी। तभी श्रुति बोलती है हाँ यार पर एक बात तो मानना पड़ेगा क्या जोड़ी है एक राक्षस तो एक परी। यह बोलते ही दोनों हंसने लगते हैं। तभी आरू घुरते हुए हाँ हमारी जिंदगी झंड हो गई है और तुम लोगों की यहाँ जोड़े बनाने पर तुली हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं इस बवाल से निकलूं कैसे। तभी पूजा अंदर आते हुए बोलती है बेटा इस जन्म में तो आप भूल जाओ कि आप इन सब से निकल सकती है। पूजा की आवाज सुन सभी पूजा को देखते हैं तो आरू रोनी सूरत बनाकर चाची आप तो ऐसा मत बोलो। यार आप लोग तो उस इंसान का नाम लेने से भी डरते हो, सोचो मेरी क्या हालत होगी। पूजा हंसते हुए ज्यादा कुछ नहीं होगी, बस हो सकता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो और पता चला तुम कुछ दिनों में ही इस दुनिया से गायब हो जाओ। ये सुनते ही आरू अपने ख्यालों में डूब जाती है। जहाँ पर आरू घर से भागने के लिए वह खिड़की से रस्सी लगाकर नीचे कूद जाती है। उसके बाद वह गेट के बाहर जैसे ही जाती है वैसे ही एक लंबी चौड़ी परछाई उसके सामने आती है। पहले तो वह अंधेरा होता है पर जैसे ही वह सामने आती है वैसे ही उसके सामने कोई एक गन लेकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम्हें मुझसे कोई आजाद नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारी मौत ही इस घर की दहलीज से बाहर रख सकता है। ये बोल गोली चल देता है। तभी आरू की जोर से चीख निकलती है और बोलती है मम्मी बचाओ। आरू को इस तरह देख सभी हंसने लगते हैं क्योंकि सभी जानते थे कि आरू बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करती है। तभी पूजा हंसते हुए तो बेटा जी क्या किया आपके उस देवल पति ने, सीधे टक्कर डाला या फिर कुछ और। ये सुनते ही आरू अपने चेहरे की पसीना पोंछते हुए क्या आप सब लोग मैं कहां जा रही हूं इस घर से बाहर, और शादी कोई मजाक थोड़ी ना होता है। उसकी ऐसी बातें सुन सभी नागावारी से सिर हिलाते हैं जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी पूजा उठते हुए बोलती है यदि आपने इस शादी को मजाक नहीं समझा है और खुद को इस घर का बहू समझती है तो बहू वाला फर्ज निभाने को तैयार हो जाए क्योंकि आप इस नई पीढ़ी की सबसे बड़ी बहू है और आज आपकी पहली रसोई है। ये सुनते ही आरू जोर से बोलती है क्या। वहीं दूसरी तरफ ग्रेवाल हाउस में रचना वैभव का इंतजार कर रही थी पर वैभव वहां नहीं आता है। वह काफी ज्यादा परेशान थी। तभी अमित जो कि घर पर ही थे वह रचना के कंधे पर हाथ रखते हुए रचना जो होना था वह हो गया। अब ये सोचे कि आगे क्या करना है। रचना उन्हें ना समझी में देखते हुए कहना क्या चाहते हैं आप। तभी अमित एक गहरी सांस लेकर आपको इतना तो अच्छे से पता है कि जब यह शादी राधिका जी ने करवाई है तो वही शादी तोड़ने नहीं देंगी और हम भी नहीं चाहेंगे यह शादी टूटे। उनकी बात सुनते ही रचना भड़क जाती है और वह बोलती है आप कैसे बाप है और कैसी बातें कर रहे हैं, क्या उन राजावत परिवार में काम करते करते आपका दिमाग भी बिक गया है।
जो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है नहीं सुनाई। आप बोल रहे हैं कि मैं उस लड़के के साथ उसकी जिंदगी बने रहने दूं। अरे उसने अपने मुंह से बोला था कि वो कितनी लड़कियों के साथ यह बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ये सब बोलते हुए उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी। वह मेरी बेटी के साथ कैसे रहेगा? तभी अमित अपने आप को शांत करते हुए, रचना कभी कभी जो दिखता है वैसा नहीं होता है। रचना बोलती है, पर मैं आंखों देखा का ही विश्वास करती हूँ। मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी को उसे नर्क से बाहर निकलना ही चाहती हूँ और मैं उसे निकाल कर ही रहूंगी। ये बोल वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वही आहूजा मेंशन में रिया ने मीठे में खीर बनाकर सारे फैमिली वालों को खिलाई थी। सभी लोग उसे आशीर्वाद के तौर पर उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। वह अनिरुद्ध अब तक नहीं आया हुआ था, वह अपने ऑफिस में गया हुआ था। तभी श्वेता बोलती है, बेटा अनिरुद्ध की खीर को फ्रिज में रख दो, उसे शाम को दे देना। रिया हाँ में सिर हिलाकर फ्रिज में रख देती है। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे उसकी दोस्त का एक मैसेज आता है, जिसे खोल वह पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। उसमें लिखा था, राहुल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर उसे आईसीयू में रखे हैं। ये सुनते ही रिया की दिल में दर्द होने लगता है। वह अपने फोन को वहीं पर गुस्से में पटक देती है और बोलती है, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी मां, कभी नहीं। वही ऑफिस में बैठा अधिराज लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कल उसकी एक मीटिंग होने वाली थी, बहुत बड़ी मीटिंग। तभी अचानक वहां पर शिव आता है। शिव बिना नॉक किए आता है तो अधिराज उसे घूरता है तो शिव बेफिक्री से चेयर पर बैठ जाता है और अधिराज के बोलने से पहले ही बोल पड़ता है, मुझे बोलने से पहले आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं, जिसे देखा आप मेरी क्या 100 गलतियां माफ कर दोगे। अधिराज अपनी आईब्रो चढ़ा देता है। तभी वह शिव के द्वारा दिए हुए फाइल को खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। वह पन्ने को बार-बार उलट रहा था। तभी शिव बोलता है, यह आधी इन्फॉर्मेशन है, कुछ तो है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, या यूं कहा जाए जानबूझकर उसे छुपाया जा रहा है। अधिराज जैसे ही इस फाइल को देखता है उसकी हंसी निकल जाती है और वह अपनी कुर्सी पर ही टिककर जोर-जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी उसे पूरे कमरे में गुंज जाती है। शिव एक पल के लिए ठिठक जाता है, क्योंकि अधिराज की हंसी अच्छे-अच्छे लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दे। पर उसे अधिराज की इस चीज की आदत थी। अधिराज उससे जाने का इशारा करता है। शिव बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। वह पूछना तो बहुत कुछ चाहता था कि यह किसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है, पर अधिराज का ऐसा रिएक्शन देख अभी जाना जरूरी समझता है। वही अधिराज उस फाइल पर लगी फोटो पर, जो कि 5x7 का फोटो था, उस पर हाथ फिराते हुए बोलता है, वाह मेरी क्यूट वाइफ, तुम्हारे इस भोले चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता कि तुम क्या हो। जब तक मेरी मां ने शादी के बारे में छुपाया तब तक तो ठीक था, पर कहावत सुनी है ना, खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर खरबूजा, पर नुकसान तो खरबूजा का ही होता है। और मेरी लिटिल वाइफी, इसमें खरबूजा तुम हो और वह चाकू में। कौन कहेगा तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे एक सातिर दिमाग छुपा है। ये कह वह हंसने लगता है। राजावत विला, वही आरू जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। वह उसे मैसेज को पढ़ती है तो उसके चेहरे के भाव ही कुछ अलग हो जाते हैं। उस मैसेज को पढ़ बोलती है, साला कौन आ गया जो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, साला की ऐसी की तैसी सामने आएगा तो उसकी हड्डी पसली एक न कर दी तो मेरा भी नाम अरुंधति, मेरा मतलब आरू नहीं। ये बोल वह नीचे जाती है तो जैसे उसके चेहरे का रंग था, अचानक उस पर अपनी मासूमियत लाकर जाकर आदित्य की पीठ पर चढ़ जाती है। ये देख आदित्य जो गिरते गिरते बचता है। तभी आदित्य आरू को अपने ऊपर से उठाते हुए, आरू क्या करती हो, मैं गिर जाऊंगा। तभी शिल्पा टोंट मारते हुए बोलती है, क्या जमाना आ गया है, पहले तो जबरदस्ती शादी, उसके बाद रिश्तों का भी लिहाज खत्म हो गया है। तभी आरू जाकर उनके पास बैठकर उनके गाल पर किस करते हुए, हाय मेरी छोटी सास, आप बताएं मुझे क्या करना है, आपके लिए प्यारी सी बहू वो सब करने के लिए हाजिर है। तभी प्रीता वहां पर आते हुए, शाम का डिनर बनाना है, जाओ किचन में। ये सुनते ही आरू बोलती है, मुझे कुछ काम याद आया। ये बोल वह जाने की होती है। तभी राधिका की आवाज आती है, लगता है तुम्हें अपनी माँ बाप से नहीं मिलना है। या सुनते ही आरू के कदम रुक जाते हैं। वह पीछे देखती है तो पूरा ग्रेवाल परिवार खड़ा था। रचना की नजर जैसे ही आरू पर जाती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। आरू ने इस समय एक रेड शर्ट और लॉन्ग वाला स्कर्ट पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मान में सिंदूर, हाथ में चूड़ा, और जब अपनी मां को देखते हैं तो दौड़कर जाकर उनके गले लग जाती है। रचना उसे गले लगा, उसके सिर से हाथ हुए, कैसा है बच्चा। आरू, मैं ठीक हूँ। सभी लोग अंदर आते हैं। तभी पूजा आरू को किचन में चलने को बोलती है। पूजा जैसे ही किचन में जाती है, आरू पूजा को उम्मीद से देखने लगती है तो पूजा बोलती है, सख्त मनाही है, तुम्हें जो भी आता हो तुम बना दो। ये सुन आरू का मुंह बन जाता है। पूजा उसकी गाल थपथपा बाहर आ जाती है। वही रचना की नजर गड़ाए किचन में ही देख रही थी। तभी राधिका वहां पर आकर बैठ जाती है और रचना की तरफ देखते हुए बोलती है, पता चलेगा कि कितनी आपकी बेटी को गुण है। ये सुनते ही रचना उन्हें देखते हुए बोलती है, मुझे अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करनी होती तो जरूर उसको गुण सिखाकर ही भेजती। उसके आगे रचना कुछ बोल पाती, अमित उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ी सी कार वहां पर आकर रुकती है। उसी के पीछे 2 कार और रुकती है। उसमें से एक लंबा चौड़ा शरीर वाला इंसान बाहर कदम रखता है। उम्र यही करीब 35 साल। कपड़े के पहनावा से ही कोई नेता लगता था। उसके पीछे 2-3 गार्ड उसे कवर करते हुए अस्पताल में जाते हैं। वह जैसे जैसे अंदर जाता कुछ लोग डरकर एक साइड हट जाते हैं। आखिर एक नाम चीज नेता, जो नेता से ज्यादा गुंडा में प्रसिद्ध था। दुश्मनी लेना शायद कोई सपने भी नहीं सोच सकता था, नहीं तो उसके साथ में क्या करता था कोई नहीं जान सकता। वह जैसे ही एक वार्ड के बाहर रुकता है तो वहां पर अंदर एक लड़का जो कोई और नहीं राहुल था उसे देखने लगता है। तभी वह डॉक्टर उसमें से बाहर आता है। डॉक्टर की नजर जैसे ही सामने उस नेता पर जाती है, वह एक पल के लिए काम जाता है। तभी वह इंसान जिसका नाम हर्षवर्धन था, वह डॉक्टर से पूछता है, कैसा है मेरा भतीजा। ये सुनते ही वह डॉक्टर कांपते हुए बोलता है, सर हम इन्हें बचाने की कोशिश। वह इतना ही कह पाता है कि हर्षवर्धन डॉक्टर का गला पकड़ उसे ऊपर उठकर उसे वहीं पर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही सभी लोग दूर खड़े हो जाते हैं। तभी वह उस डॉक्टर की कॉलर को पकड़ उठाते हुए, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारी पुष्टि कहाँ गायब होगी पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर खां में सिर हिलाता है। हर्षवर्धन डॉक्टर का कॉलर छोड़ते हुए अपने असिस्टेंट किशन से बोलता है, पता करो ये सब किसके कारण है, किसकी इतनी हिम्मत जो हर्षवर्धन से दुश्मनी लेना चाहता है। एपिसोड 39, मुझे पता है आप मेरे डेविल हो। आरू की मजेदार पहली रसोई मेरा पिचको। आरू किचन में खड़ी थी। आरू चारों तरफ किचन को निहार रही थी। वह सारे किचन को देखते हुए सोचती है, कि भगवान अब हम क्या करें, मैया की बात मान, हम खाना बनाना सीखे होते तो आज हमको ही दिन ना देखना पड़ता। क्या करे ये हिटलर जानबूझकर मुझे नीचा दिखाना चाहती है, लग जा आरू। तभी वहां पर श्रुति एप्पल खाते हुए किचन में जाती है। श्रुति को देख आरू की आंखें चमक जाती है तो श्रुति एप्पल की एक बाइट खाते हुए बोलती है, सुन तेरे लिए एक आदेश है। बड़ी माँ ने कहा है तुझे जो कुछ भी आता हो रात का डिनर भी तू ही रेडी कर ले। ये सुनते ही तो आरू का तो पारा ही चढ़ जाता है और वह उसे वही रग बेलन खींचकर दिखाते हुए, तू मुझे यहाँ पर ऑर्डर देने आई है या मेरी हेल्प करने। श्रुति अपने कंधे उचकाते हुए, सॉरी माय डियर नई नवेली भाभी, मैं इसमें तुम्हारी कुछ नहीं कर सकती। ये बोल वह वहां से भाग जाती है। आरू खुन्नस भरी नजरों से बाहर की तरफ जाते हुए, हे भगवान इतने लोग हैं, आखिर यह हो क्या रहा है मेरा पिचकू तू कहाँ है। आज मुझे मेरी इस अकेली दुनिया में तेरी बहुत याद आ रही है। तू रहता तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। तभी उसे कुछ आइडिया आता है और वह फ्रिज खोलकर देखती है तो फ्रिज में कई सारे ब्रेड रखे थे। ये देख उसकी आंखें चमक जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वैभव इस समय अपनी गाड़ी से टिकट खड़ा था। आज उसका मन काफी बेचैन था। तभी वहां पर एक लड़की पीछे देखते हुए जल्दी से वहां पर आती है। रात के 8 बजे बज चुके थे। वैभव जैसे ही सामने अपने सौम्यता को देखता है तो वह उसका हाथ पकड़ बोलता है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, कितना लेट करती हो। तभी सौम्या परेशान होते हुए, क्या हुआ आप इतना ज्यादा परेशान क्यों है और आपने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया। तभी वैभव बोलता है, चलो कहीं चलना है। ये सुन सौम्या परेशान होते हुए, पर कहा मैंने माँ पापा को कुछ नहीं बताया। तभी वैभव बोलता है, चलो ना बस कुछ देर में आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैभव का चेहरा देख सौम्या उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वही वैभव उसे कुछ दूरी पर ही एक जगह गाड़ी रोकता है। ये समुद्र का एक तरफ किनारा था। वहां पर कुछ दूरी बनाकर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वैभव एक किनारे गाड़ी रोक देता है जहां से समुद्र का व्यू अच्छे से दिख रहा था। सौम्या जो रास्ते भर परेशान थी, सामने ठंडक देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह उस जगह को सुकून से एंजॉय करने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वह वैभव की तरफ मुड़कर देखती है तो वैभव उसे ही देख रहा होता है। तभी सौम्या को ख्याल आता है तो वह उससे पूछती है, क्या हुआ आप इतने क्यों डिस्टर्ब हो। वह कोई इतना ही बोल पाती है कि वैभव उसे कमर से खींचकर अपने गले से लग लेता है। सौम्या कुछ समझ नहीं पाती और वह थोड़ी हिचकिचा जाती है। लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही रहता है। कुछ देर बाद वह सौम्या से दूर होता है।
पर अभी भी उसके कमर में हाथ डाले रहता है। ये देख सौम्या थोड़ी हिचकी जाती है। तभी वैभव उसके उड़ते हुए बालों को पीछे करते हुए बोलता है, क्या हुआ, अभी भी तुम कंफर्टेबल नहीं हो मुझसे? ये कह जैसे ही वह अपना हाथ हटाने लगता है वैसे ही सौम्या उसके और पास हो जाती है और बोलती है, आपसे मैं हमेशा कंफर्टेबल रहती हूँ, बस आपको परेशान देख थोड़ी परेशान सी हो गई। वैभव मुस्कुराता हुआ, मेरी जो भी परेशानी थी वह तुम्हारे साथ सुकून के 2 पल बिताने के बाद ही खत्म हो गई। सौम्या कुछ कहना चाहती थी कि वह उसके होठों पर उंगली रख उसे कुछ न पूछने के लिए बोलता है और उसे एकटक देखने लगता है। सौम्या भी उसकी आंखों में ही देखने लगती है। वैभव लगातार उसे देखे जा रहा था। तभी सौम्या को उसकी नजरों की तपीस ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होती तो वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है। ये देख वैभव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह उसका हाथ पकड़ उसे एक राउंड घुमाकर उसे अपने पास खींच लेता है। इस समय सौम्या की पीठ वैभव के सीने से लगी थी और वो दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आगोश में थे। दोनों ही सामने बहती ठंडी हवा को महसूस कर रहे थे। वैभव भी सामने ही देख रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राजावत पैलेस में सभी लोग हाल में बैठे हुए थे। लगभग सभी लोग आ चुके थे अधिराज को छोड़कर। तभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि आरू एक बड़ा सा प्लेट लिए वहां पर एक ट्रे रखती है। ये देख सभी आरू को देखने लगते हैं। तभी आरू फिर से किचन में जाती है और फिर से एक बड़ा सा ट्रे उठाकर लाती है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। तभी आरू एक और ट्रे लाती है जिसमें एक बड़ा कप पूरे परिवार की गिनती के हिसाब से था। ये देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी को लगा था कि आरू कुछ बना नहीं पाएगी और वो जरूर किसी को मदद के लिए बुलाएगी या फिर कुछ तो अफरा तफरी करेगी, पर इतनी शांति और सुकून से सब कुछ बन गया। ये देख सभी हैरान थे। तभी आदित्य अपना शक दूर करने के लिए वो जाकर किचन में जाता है और उसी के साथ प्रीता भी। तो किचन एकदम सही सलामत। ये देख दोनों एक दूसरे को देख कंधे उचका देते हैं। तभी आरू सबको देखते हुए, दादाजी हिटलर आई मीन रानी साहब, सभी के लिए आपका दारू स्पेशल डिनर रेडी है। ये सुन सभी जाकर डाइनिंग टेबल पर उत्सुकतापूर्वक बैठते हैं। रचना अपने मन में कहती है, हे भगवान, उसने बनाया क्या है? सभी जाकर चेयर पर बैठते हैं। तभी आरू एक ट्रे खोलती है, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा ट्रे पर उसमें रखी डिश को देख सभी आंखें बड़ी कर आरू को देखने लगते हैं। तभी राधिका जी घुटकर, यह क्या है? आरू बड़ी मासूमियत से बोलती है, आप सभी के खाने के लिए डिनर और मेरा पहली रसोई। ये सुन शिल्पा ताना मारते हुए, तुम हमें डिनर में ये सूखी ब्रेड खिलाना चाहती हो? तभी आरू बोलती है, नहीं नहीं छोटी सासू मां, मीठे में भी मैंने कुछ बनाई है। ये बोल वो वहां पर रख कॉफी पर इशारा करती है जिसे देखा आदित्य हैरानी से, मीठे में काफी। आरू उसे घूरते हुए, क्यों कॉफी मीठी नहीं होती है, क्या तीखी होती है? ये सुन कोई कुछ बोल नहीं पता है। तभी आरू उस ब्रेड की तरफ इशारा करती है। तभी सभी को अजीब लगता है। सभी ब्रेड पर देखते हैं तो हर ब्रेड पर सभी का सॉस से नाम लिखा हुआ था। ये देख सभी आरू को घूरने लगते हैं। तो आरू अपनी दांत दिखा देती है। कोई कुछ कह नहीं पता। तभी शिल्पा बोलती है, तुम्हें डिनर बनाने के लिए कहा गया था ना कि हमें ये ब्रेड खिलाने के लिए। तभी आरू बोलती है, मुझे डिनर बनाने के लिए कहा गया था लेकिन यह नहीं बताया गया था कि मुझे बनाना क्या है। ये सुन कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि गलती उन्हीं की थी। ये सामने वाली लड़की जो दिखने में पिद्दी सी थी पर दिमाग इसका काफी तेज चलता था, जो राजावत विला से उनकी लड़की को भगा सकती थी तो यह आगे कुछ भी कर सकती थी। ये चीज राधिका सोच रही थी। तभी सभी की प्लेट खोल राधिका को उनका ब्रेड स्लाइस रखती है जिस पर लिखा था हेच। देख राधिका उसे घूरती है क्योंकि वह हेच का मतलब अच्छे से समझ रही थी हिटलर। वह ब्रेड का स्लाइस उठाकर देखती है तो उसमें प्याज, खीरा, टमाटर, तो कुछ नमकीन, तो कुछ मेयोनेज़, पनीर, चिली सॉस रखे थे। वो सभी डालकर उसे सैंडविच मशीन में डालकर उसे सेका था। आरू सभी के डिश पर सबका नाम लिखा था। फिर वह दादी को, फिर दादू को, सभी को देती है। सभी आरू का बनाया हुआ सैंडविच खा लेते हैं। रचना जब उस सैंडविच को अपने मुंह में डालती है तो उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। आखिर ये उसकी बेटी की बनाई पहली चीज थी जिसे वह चख रही थी। सैंडविच इतना भी बुरा नहीं बना था, हर कोई खा लेता है। बड़ी बड़ी होने की वजह से सभी के पेट में फूल हो जाती है क्योंकि आरू ने काफी बनाई थी। तभी पूजा बोलती है, आरू तुमने अपने पति के लिए क्या बनाया है? ये सुन सभी आरू का मुंह देखने लगते हैं तो आरू एक प्लेट की तरफ इशारा करती है जो अभी भी ढका था। तभी श्रुति जाकर उसे खोल देती है तो उस पर नाम पढ़कर वह हंसने लगती है। सभी उस सैंडविच को देखते हैं तो उस पर डेविल लिखा था। ये देख सभी नाम में सिर हिला देते हैं। सभी के आयु द्वारा स्पेशल डिनर करने के बाद रचना दादी से कहती है, मां मैं आरू को ले जाना चाहती हूँ। तभी राधिका कुछ बोल पाती कि रचना बात संभालते हुए, मेरा मतलब कि पग फेरे की रस्म के लिए। ये सुन दादी बोलते हैं, बेटा रात को इस तरह से पग फेरे की रस्म के लिए सही नहीं है। आप सुबह वैभव को भेज दीजिएगा, हम आरू को भेज देंगे। ये सुन रचना कुछ कहने जाती है कि अमित फिर से उसका हाथ पकड़ते हैं। ये देख रचना चिढ़ जाती है पर कुछ बोलती नहीं। वही रात के लगभग 10:30 बजे अधिराज की गाड़ी वहां पर रुकती है तो वह अंदर आता है। तभी वहां पर राधिका जी को अपना इंतजार करते हुए देखता उसकी आंखें छोटी हो जाती है। तभी राधिका उसे अपने पास बुलाती है तो अधिराज उनके पास जाता है। तो राधिका थोड़ी सख्ती से बोलती है, अधिराज। वह इतना ही कह पाती है कि अधिराज बोलता है, क्या हुआ? राधिका सिंह राजावत के चेहरे पर सिकन, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? राधिका एक गहरी सांस लेकर, अधिराज माना कि हमने यह शादी की है और आरू आपकी पत्नी है। आप चाहे उनके साथ जैसे भी रह सकते हैं पर हमने आपसे एक बात कही थी, शायद आपको भूले नहीं होंगे। पर हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। देखिए आपका रिश्ता चाहे जैसा जुड़ा हो पर आप अपने रिश्ते पर एक समय दीजिए। और वह इसके आगे कुछ कह पाती कि अधिराज उठते हुए, अब आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना है। जो आपको मनमर्जी करना था आप कर चुकी हैं। ये बोल वह जाने लगता है। भी अधिराज जाते जाते बोलता है, आपसे कुछ कहना था मुझे। ये बोल वह राधिका को देखता है जो उसे ही देख रही थी। तभी अधिराज राधिका को देखते हुए, हमारी कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है। राधिका ना समझी में उसे देखती है तो अधिराज बोलता है, और उसे मीटिंग में मल्हार सिंघानिया भी आने वाला है। ये नाम सुनते ही राधिका की आंखों में जैसे खून उतर आता है। ये कह अधिराज अपने कमरे में चला जाता है। राधिका वही सोफे पर बैठ जाती है। तभी विक्रम वहां पर आते हुए, क्या हुआ राधिका? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप अभी तक यहीं पर बैठी हैं। राधिका कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये देख विक्रम बोलता है, नहीं क्या हुआ? वही अधिराज अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि रूम की लाइट्स ऑफ है। वह लाइट्स ऑन करता है तो देखता है उसके बेड पर कोई पूरा कंबल ओढ़े सोया हुआ है। ये देख अधिराज की भौं जाती है। वह अपने लैपटॉप का बैग रख वॉशरूम चला जाता है। उसकी आहट सुन आरू अपने कंबल को नीचे कर झाँककर बाथरूम की तरफ देखती है। कुछ देर बाद वॉशरूम से जैसे ही अधिराज आता है वैसे ही आरू कंबल मुंह तक ले लेती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। अधिराज इस समय एक टी शर्ट और लोअर में था। तभी उसे सेंटर टेबल पर कुछ रखा दिखता है। उसे लगता है कि काका ने उसके लिए रख कर गए हैं। वह जाकर सोफे पर बैठ उस खाना को खोलता है। ये देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि उस पर डेविल नाम लिखा था और साथ में एक चीज वह उसे उठाकर पड़ता है तो उसमें लिखा था, ये प्यारी से आरू के हाथ से बनाया गया पहला दिन है इसलिए बिना चुप किए खा लेना। ये पर अधिराज एक नजर सोई हुई आरू पर डालता है। अधिराज उसे ब्रेड के टुकड़े को एक नजर डालता है जो ठंडा था, फिर उसे उठाकर खा लेता है। उसे खाने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर कॉफी जो गर्म केतली में था उसे पी लेता है। कुछ देर में खाकर अपने बेड पर आता है। ये देख आरू के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तभी अधिराज बेड पर बैठता है और धीरे से जाकर लाइट को ऑफ कर देता है। नाइट बल्ब जलाता है। ये देख आरू को हल्का हल्का डर लगने लगता है। तभी अधिराज उसके ऊपर से उसका कंबल हटाता है। ये देख तो उसकी धड़कनें और बढ़ जाती है। तभी अधिराज एक झटके से उसका कंबल हटा देता है। ये देख आरू अपनी आंखें बंद कर पेट के बल लेट जाती है। उसकी ऐसे बच्चों वाली हरकतें देख अधिराज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी वह आरू नजदीक जाता है और उसके बिखरे बाल को उसके पीठ से हटाते हुए उसके कान के पास जाकर बोलता है, एक ही दिन में मेरी बीवी को मुझसे डर खत्म हो गया, क्या बात है? ये सुनते आरू का दिल जोर से धक धक करने लगता है। अधिराज एक झटके से उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने ऊपर कर देता है और बेड पर ले जाता है। उसके ऐसा करते ही आरू का सर उसके सिर पर हो जाता है। ये देख आरू की आंखें बंद हो जाती है। अधिराज उसे देखते हुए, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। ये सुन आरू कुछ नहीं बोलती। तभी अधिराज थोड़ी तेज आवाज में, जब मैं कुछ पूछूं तो मुझे उसका जवाब तुरंत चाहिए। लुक एट मी। उसकी इतनी भारी और तेज आवाज सुन अपनी आंखें खोल अधिराज को देखती है तो उसकी नजर अधिराज से मिलती है। वो डरकर फिर से अपनी आंखें फिर से बंद कर देती है। ये देख अधिराज उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और बोला से वर्ड आए। आरू डरते हुए बोलती है, आपकी यह बिल्ली जैसी आंखें हैं। तभी अधिराज उसके माथे पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए, तुमने उस सैंडविच पर डेविल क्यों लिखा था? आरू के दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है। आरू वह उसके सीने पर सर रखते हुए, क्योंकि मुझे पता चल चुका है आप मेरे डेविल हो।
ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 40 अधिराज का आरू को साड़ी पहनाना, अधिराज के सारू जबरदस्ती रोना। अब आगे अधिराज के यह पूछने पर कि उसने डेविल क्यों लिखा तो आरू अपना चेहरा नीचे करते हुए जवाब देती है, क्योंकि आप मेरे डेविल हो। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर उसकी स्माइल रियल स्माइल थी या कुछ अजीब थी, ये वही जानता था। तभी वह आरू को अपने और पास खींच लेता है और आरू का चेहरा ऊपर कर पकड़कर बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि आज हमारी सेकंड नाइट है? फर्स्ट नाइट पर जो हुआ उसे भूल जाते हैं, आखिरकार शादी मेरी मर्जी से जो नहीं हुई थी, पर अब मैं सोच रहा हूँ जब शादी हो ही गई है तो क्यों ना शादी के बाद वाले रिश्ते भी निभा ले। ये बोल वह अपने हाथ आरू के शर्ट के अंदर डाल उसकी कमर पर सहलाने लगता है, जिससे आरू को अजीब सा लग रहा था, और वही उसके हाथ अपने ड्रेस पर कस जाते हैं। आरू के चेहरे पर आते जाते भाव को देख अधिराज के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह उसे अपनी बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही उसकी आंखें बंद करने के बाद आरू खुद को चुराने लगती है, पर चुरा नहीं पाती है। ये देख अपने मन में चित्ते हुए बोलती है, आंखों से तो बेलौटा है ही, शरीर से भी कोई गेंडा है। साला ऐसा तगड़ा है कि छोड़ भी नहीं रहा। ये कह वह नाकाम कोशिश करती है पर चुरा नहीं पाती। आखिर थक हार कर आरू उसके सीने पर सर रख देती है। थोड़ी देर बाद ही उसकी गर्म सांसें उसके सीने पर महसूस होने लगती है। अधिराज आँख खोलता है और उस लड़की को सोते हुए देख उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल रह जाती है और वह अपने हाथ उसके हाथों से होते हुए उसकी कमर तक ले जाता है। कुछ खींचकर उसकी कमर से निकलता है। यह एक छोटी सी चाकू थी, जिसे देख अधिराज आरू को अपने ऊपर से नीचे कर देता है और उसके ऊपर झुकते हुए वही चाकू से उसके चेहरे पर फिराते हुए, तुम इस छोटी सी चाकू से मुझे मारने चली थी, यह कह वह साइड हट जाता है और हंसने लगता है। दरअसल आरू इतना तो जान गई थी, यह इंसान वही है जिसने उसे किस किया था, क्योंकि वह उस एहसास को भूल नहीं पा रही थी, पर आरू को उस इंसान से डर भी लगता था। वह इस शादी को इतनी आसानी से नहीं मान सकती थी, और अगर वह कुछ भी ऐसा करती तो जरूर उसके साथ जबरदस्ती होता, इसलिए उसने खुद को सरेंडर करना चाहा, जिसका फायदा इसलिए हुआ कि आज की रात निकल गई। उस चाकू को अधिराज वापस उसके कमर में लगाते हुए बोलता है, इतनी आसान नहीं है अधिराज सिंह राजावत से पीछा छुड़ाने का। तुम खुद मेरी जिंदगी में चल कर आए हो तो तुम्हें इस अधिराज का सिंह राजावत की ताप को सहन करना पड़ेगा। वह साइड में उठकर बैठ जाता है और मुंह में सिगरेट रख चला उसे पीने लगता है। अगली सुबह जब आरू की नींद खुलती है तो वह उठकर बैठी रहती है, क्योंकि उसके मुंह पर एक जगपानी श्रुति ने उधेल दिया था और वह श्रुति को भूल रही थी। तभी आरू को कुछ याद आता है, वह अपने कमर पर चेक करती है तो वहां पर अभी भी वह चाकू रखा था। ये देख वह एक गहरी सांस लेती है, जैसे कि वह पकड़ी नहीं गई। वह मन में बोलती है, कल तो किसी तरह उस राक्षस से तो मैंने खुद को बचा लिया, पर आगे कैसे बचाऊंगी, और तो और इसी राक्षस ने मुझे किस किया था। तभी उसे अपनी और अधिराज की किसकी बात याद आती है। यह महसूस होते ही उसका गला सूखने लगता है और उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। जिस चीज को वह खुद को झूठला रही थी अब तो वह सब सच था। तभी श्रुति एक बार फिर से बोलती है, महारानी अब उठ भी जाओ यार, मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पर खड़ी हूँ, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। ये बोल पैर पटकते हुए चली जाती है। तभी आरू बोलती है, इसे क्या हुआ, ये क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है। ये बोल उठती है और जाकर बेमन से कबर्ड खोलती है तो उसमें अपने लिए इतने सारे कपड़े देख हैरान हो जाती है। वहां पर लेडीज कपड़े भी रखे थे, जिसमें से ज्यादा सूट और साड़ी थे। तभी कुछ सोच वह एक पिंक कलर की साड़ी विद गोल्डन ब्लाउज जिसकी बैक काफी ज्यादा दिखती, वह उसे उठाती है और उसे देखते हुए बोलती है, क्या साड़ी रखवाई है सासू मां, क्यों ना आज मैं दीपिका पादुकोण बन जाती हूँ। ये कह वह खुद ही शर्माते हुए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह मुंह बनाते हुए बाहर आती है। उसने इस समय ब्लाउज और पेटीकोट पहनी हुई थी। आरू साड़ी को अपने हाथ ली हुई थी। उसने वॉशरूम में बहुत कोशिश की पर उससे नहीं हो पाया। तभी वह मिरर में देखते हुए हताश हो जाती है। तभी वह कुछ सोचकर जाने ही वाली होती है, वैसे ही रूम का डोर ओपन होता है और सामने खड़े इंसान को देख सककर जाती है और सामने खड़े इंसान को ही देखने लगती है। सामने अधिराज, जिसने इस समय जिम करके वापस आ रहा था और उसे एक टक घूरने लगती है। इस समय अधिराज ऊपर सिर्फ इनर नीचे लोवर पहना था, जिससे उसकी बॉडी के सारे कट अच्छे से दिख रहे थे। ये देख आरू बेशर्मों की तरह उसे घूरने लगती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह उसके पास जाकर झुककर उसे पूछता है, काफी अच्छी बॉडी है ना। आरू अपने ही ख्यालों में गुम हूं। तभी अधिराज पूछता है, क्या तुम इसे महसूस करोगी। आरू फिर से हाँ में सिर हिलाती है तो अधिराज उसके हाथ को पकड़ अपने सीने से रख देता है, जिसे महसूस कर अचानक आरू होश में आती है और वह हड़बड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है और अपना सिर नीचे कर लेती है। तो अधिराज आरू को एक नजर देखता है और उसके हाथ से उसकी साड़ी को छीन लेता है। यह महसूस कर आरू उसे देखने लगती है तो अगले ही पल उसे अधिराज के हाथ उसे अपनी कमर पर फील होते हैं, तो वह चिहुक सी जाती है। अधिराज उसे एक टक देखते हुए उसकी कमर में उसकी साड़ी को टक कर रहा था। धीरे से उसकी साड़ी का प्लेट बनता है। आरू जो अधिराज को ही देख रही थी, वह उसके प्लेट को उसके कमर में डालता है। उसके ऐसा करने से आरू के पूरे शरीर में एक सनसनाहट सी दौड़ जाती है। फिर अधिराज घूमते हुए उसकी साड़ी को उसके कंधे पर रख देता है और उस पर एक पिन लगा देता है और आरू ले जाकर आईने के सामने खड़ा कर बोलता है, वैसे तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम मेरी बीवी हो। ये सुनते ही आरू अपनी आंखें खोल सामने देखती है तो खुद को साड़ी में देख हैरान और खुश दोनों थी। वह खुद को देखते हुए बोलती है, अबे साला मैं तो सच में दीपिका पादुकोण लग रही हूँ। बोले तो एकदम झक्कास। पर ये बोल वह अपने कमर से पल्लू हटाने लगती है। तभी अधिराज उसके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम। तभी आरू बड़ी मासूमियत से, पर जो मैंने फोटो देखा था उसमें उसकी इस साइड पूरी कमर दिख रही थी। ये सुनते ही अधिराज को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी कमर में हाथ डाल अपने पास खींचता है। उसके ऐसे इतने झटके से खींचने से आरू हड़बड़ा जाती है। तभी अधिराज उसे देखते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है खुद को ढक के रखा करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो तुम आधे कपड़े पहनती हो और आधे नहीं। ये सुनते ही आरू उसे घूरते हुए, और आप होते कौन हैं जो मुझे मेरे कपड़े पर कमेंट करो, मैं तो कहूंगी। उसकी ऐसी जिद भरी बात सुन अधिराज कसकर उसकी कमर पर हाथ कसता है, जिससे आरू को दर्द होने लगता है। उसे अधिराज से डर तो लग रहा था, पर उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसके कपड़े पर कमेंट करे। तभी अधिराज उसे अपने पास खींचकर बोलता है, अगली बार मुझ जुबान मत लड़ाना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये कह उसे और अपने पास खींच उसके माथे से माथा लगा देता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है, जैसे खुद के गुस्से को शांत कर रहा हो कि वह इस लड़की पर गुस्सा न दिखाए। पर तभी आरू उसके गुस्से को और भड़का देती है और बोलती है, और मुझे भी पसंद नहीं, कोई मुझे और दे। ये सुनते ही तो अधिराज की रही कहीं कसर खत्म हो जाती है और वह उसका कस के मुंह पकड़ लेता है। उसके ऐसा करने से आरू को दर्द होता है। तभी अधिराज बोलता है, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है और मैं चाहता हूं कि तुम ढंग से कपड़े पहनो, वरना। आरू भी उसे ही घूरते हुए, वरना क्या, जबरदस्ती अपनी मां की तरह मुझसे शादी फिर से करोगे। अरे वो तो ऑलरेडी हो गई है। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, शादी तो हो चुकी है, पर उसके बाद बहुत कुछ बाकी है जो मैं अभी करना नहीं चाहता था। आरू को समझ नहीं आता तो अगले ही पल अधिराज उसे खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही आरू हड़बड़ा सी जाती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि यह हुआ क्या, पर अगले ही पल वह अधिराज को खुद से दूर करने लगती है। पर अधिराज उसके हाथों को पकड़ अपने हाथों में कस देता है और उसे काफी ज्यादा रुली किस करने लगता है, जैसे वह अपना गुस्सा निकाल रहा हो। आज अधिराज की किस में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। वह रात जोर जोर से अपना मुंह हिलने लगती है, पर अधिराज उसके चेहरे को नहीं छोड़ना। वही अधिराज जो उसे गुस्से में उसे किस कर रहा था, अचानक वह उसे अपने पूरे आगोश में ले उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। उसके आराम से किस करने से आरू को कुछ राहत होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। कुछ ही देर पहले वह दर्द से तड़प रही थी। वही अधिराज उसे ऐसे किस करते हुए उसे अपने और पास खींच लेता है। आरू की आंखों से आंसू और दम घुटने लगता है। लास्ट में वह अपनी कोशिश छोड़ देती है और अधिराज जो कर रहा था उसे करने देती है। तभी आरू जब कोई रिस्पांस नहीं करती तो अधिराज धीरे धीरे उसकी होठों को रिहा करता है और वह आरू का चेहरा अपने हाथों में भर उसे देखने लगता है। वह उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। वह बहुत शांत था। वही आरू के होठों में खून देख वह उसे छोड़कर थोड़ा दूर हो जाता है और तुरंत वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाते ही आरू अपने होश में आती है और बिस्तर पर बैठ जाती है और रोने लगती है और रोते हुए ही बोलती है, साला कमीना, दुष्ट, राक्षस, उल्टा लटकने वाला दानव, साला कोई ऐसे किस करता है, मुझे काटने की क्या जरूरत थी। ये कह वह रोने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वह जाकर खुद को मिरर में देखती है और तुरंत आंसू पोंछ बाहर निकल जाती है। वही अधिराज वॉशरूम में बैठा शॉवर के नीचे खड़ा था। उसे आरू का चेहरा बार-बार नजर आ रहा था और जब उसने आरू को ब्लाउज पेटीकोट पर इस तरह से देखा था तो उसका दिल अजीब सा धड़कने लगा था। वह उसे देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर वह आरू की किस याद करते ही वह खुद से बोलता है,
क्यों तुम मेरे दिल में इतना समाने लगी हो? मेरी जिंदगी नहीं है इतनी आसान, खुद की वजूद को मेरी वजूद में खत्म कर दोगी। मेरी जिंदगी है मौत का दस्तूर। वही नीचे हाल में सभी लोग इकट्ठा थे। आरू अपने चेहरे को अपने खुद के अंदर समेटे बैठी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। तभी राधिका जी वहां पर आते हुए, अरुंधति यह सब क्या है? और यह क्या आपने मजाक लगा रखा है? कुछ बताएंगी कि आप रो क्यों रही है? पर आरू कुछ नहीं बोलती, वह वैसे ही बैठी रहती है। तभी दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए, बेटा आरू अब बताइए तो सही आखिर बात क्या है? तभी आरू अपना चेहरा ऊपर करती है। उसके चेहरे को देख सभी हैरान हो जाते हैं। आरू की आंखों में आंसू, होठों पर लगे कट के निशान, बाल बिखरे हुए, ये सब देख सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी पूजा घबराते हुए, क्या हुआ आरू, ये कैसी हालत तुमने बना रखी है? आरू रोते हुए बोली, उस राक्षस से मेरे साथ जबरदस्ती की। ये सुनते ही सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी विक्रम जी और धीरेन्द्र एक दूसरे को देखते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। तभी राधिका बोलती है, यह क्या कह रही है आप आरू? तभी आरू रोते हुए, रानी सा सही कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। सभी घबरा जाते हैं। वही डोर पर वैभव जो उसे लेने के लिए आया था, वही बात जैसे ही सुनता है उसका खून खोलता है और वो तुरंत बोलता है, क्या कहा अभी तुमने? आरू जैसे ही वैभव को देखती है वैसे ही आरू दौड़कर उसके पास जाती है और गिरते पड़ते जाकर उसके गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, अभी मैंने जो कहा सच कहा। ये सुनते ही वैभव का पार हो जाता है और वह आरू को छोड़ गुस्से में दंदनाते हुए अधिराज के कमरे की तरफ जाता है। ये देख सभी बोलते हैं, लो हो गया कांड। वैभव जैसे ही अधिराज के कमरे में जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, राज। तभी अधिराज जो सोवल लेकर अभी शर्ट कर पहन बाहर निकाला था, वो वैभव को इस तरह चिल्लाते देख हैरान हो जाता है। तभी वैभव वहां पर रखे एक पॉट को खींचकर अधिराज की तरफ फेंकता है। धन्यवाद। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हेलो गाइस।